हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद में किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज बरखा गुप्ता, योर आईटी एजुकेटर फॉर क्लास 10th। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 का सीबीएसई का टर्म 2 एग्जाम का सैंपल पेपर। यस, जिसकी बहुत दिनों से डिमांड थी, स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट थी, जो बार बार कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे मैम सैंपल पेपर कब डिस्कस करेंगे हम, जो आ चुका है। होप आपने सारे सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स कर लिए होंगे सॉल्व। आपका आईटी का सैंपल पेपर बचा है, राइट? सो आज वो दिन आ गया है जिसमें हम सैंपल पेपर को डिस्कस करेंगे। सो सैंपल पेपर से आपको बहुत सारी चीजों का आइडिया हो जाना है कि आईटी जो बुक है आपकी कंप्यूटर की क्लास 10th में, उसमें आपको क्या क्या आना है, किस तरीके से कौन कौन से यूनिट से क्वेश्चंस आएंगे, क्या एग्जाम पैटर्न होगा आपका बोर्ड एग्जाम का इस सब्जेक्ट का, साथ ही क्या मार्किंग स्कीम होगी, है ना, कि मतलब कितने मार्क्स के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चंस डिवाइड होंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में हम सैंपल पेपर को डिटेल में डिस्कस करेंगे आंसर्स के साथ, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर समझ में आ सके। हर एक यूनिट से आपकी जो बुक है वो दो पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए पार्ट बी, राइट? पार्ट ए में आपको दो यूनिट आ रही हैं, जिसमें कुछ दो चैप्टर्स है, जैसे कि एंटरप्रेन्योर स्किल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूनिट 4 एंड 5 पार्ट ए की। तो एंटरप्रेन्योर स्किल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दोनों के फुल चैप्टर रिवीजन, फुल चैप्टर वीडियोस टॉपिक वाइज, एनसीईआरटी जो सॉल्यूशंस है आपकी बुक में, जो भी सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, एक्टिविटीज दी हुई है, फिलअप, ट्रू फॉल्स वगैरह, एमसीक्यू, सब कुछ अवेलेबल है प्लेलिस्ट में। आप वहां से सबसे पहले उन्हें एक्सेस करो, उन्हें पढ़ो, अच्छे से इन चैप्टर्स को पढ़ो, ताकि आज का सैंपल पेपर आपको समझ में आ सके। फाइन, उसके बाद आते हैं हम पार्ट बी पे। तो पार्ट बी आपका है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, ओके, जिसमें हमने क्या देखा है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, जिस पर ये सैंपल पेपर बेस्ड है, उसमें आएगा डीबीएमएस, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और साथ ही आपका यूनिट नंबर 4 लास्ट यूनिट, वेब सिक्योरिटी एंड एप्लीकेशन। तो वेब सिक्योरिटी एंड एप्लीकेशन के असेसमेंट, क्वेश्चन आंसर्स, वीडियोस, प्रैक्टिकल्स के साथ सारी चीजें, डीबीएमएस की भी सब चीजें अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं, तभी तो आज हम सैंपल पेपर को पढ़ रहे हैं, राइट? तो जब तक आप वीडियोस नहीं देखोगे, जब तक आप एक बार स्टडी नहीं कर लोगे, ठीक है, आप वन शॉट रिविजन्स नहीं देख लोगे, तब तक आप इस सैंपल पेपर को अच्छे से नहीं समझ पाओगे, राइट? सो होप आप सभी ने वीडियोस, लेक्चर्स भी देखे होंगे, रिविजन्स भी किया होगा, असेसमेंट के क्वेश्चंस भी कर लिए होंगे। सो आज का जो सैंपल पेपर है, कहीं ना कहीं वो आपके एग्जाम के लिए 100% हेल्पफुल होने वाला है। फाइन, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को विद द सैंपल पेपर ऑफ क्लास 10th आईटी। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम इसके इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लें। आप भी ऐसे ही करना, बिल्कुल जब बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो सबसे पहले पेपर में क्वेश्चन आंसर्स देखने के पहले ये पढ़ना कि इंस्ट्रक्शंस क्या है। यदि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन समझ में आ गई तो सेम एज इट इज इंस्ट्रक्शन आपको बोर्ड एग्जाम में भी मिलने वाली है। जो पेपर आपके हाथ में आईटी का आने वाला है वो इसी इंस्ट्रक्शंस पर बेस्ड रहेगा। तो इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इस सैंपल पेपर में या आपके बोर्ड एग्जाम में जो आने वाला पेपर है उसमें टोटल कितने क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन का क्या डिवीजन होगा, आपका पेपर कितने सेक्शंस में डिवाइड है, कितनी मार्किंग स्कीम है हर एक क्वेश्चन के लिए अलॉटेड, है ना, वो सब आपको इस इंस्ट्रक्शन से पता चलेगी। कितना टाइम लिमिट आपको दिया जा रहा है इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। फाइन, सो टर्म 2 सैंपल पेपर 21-22 ईयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 क्लास 10th की हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए आपको टाइम मिलेगा 1 घंटे का, दैट इज 1 आवर, ओके। और मार्किंग स्कीम होगी इसकी, मतलब टोटल ओवरऑल जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे पेपर के वो होंगे 25 मार्क्स। मतलब 25 मार्क्स का आपका आईटी का पेपर आने वाला है। अब ये 25 मार्क्स में आ रहे हैं पार्ट ए और पार्ट बी के दो यूनिट, ठीक है, जिसमें पार्ट बी जो है आपका, जिसमें डेटाबेस है और वेब सिक्योरिटी वाला जो चैप्टर है, उसमें काफी ज्यादा चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स हमने कवर किए हैं। फाइन, सो अब यहां पर उनके क्वेश्चंस कैसे हैं, किस तरीके से मार्किंग स्कीम है वो देखते हैं। सो प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। देखो, सबसे पहला जो पॉइंट है इंस्ट्रक्शंस का क्या है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस नीचे दी हुई है उसे आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। एक भी डाउट आपके माइंड में इन इंस्ट्रक्शन से लेकर, पेपर से लेकर नहीं रहना चाहिए। आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, किस हिसाब से उसका आंसर आपको लिखना है। फाइन, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। पहली चीज तो ये कि इंस्ट्रक्शंस हमें ध्यान से पढ़ना है। दूसरी चीज कि आपका जो पेपर है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। फाइन,
ये चीज क्लियर है कि सेक्शंस में डिवाइड हुआ, हर साल होता है, हर पेपर होता है आपके सेक्शंस में डिवाइड, राइट। अब सेक्शन ए पे आते हैं। तो सेक्शन ए की जब हम बात करते हैं तो यहां पे सेक्शन ए इज ऑफ 5 मार्क्स। सेक्शन ए जो है टोटल पूरा सेक्शन कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का है। समझ में आया? एंड हैज 6 क्वेश्चन। 5 मार्क्स का है सेक्शन ए पूरा, लेकिन उसमें क्वेश्चंस कितने हैं? 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपको इंटरनल चॉइस मिलना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये जो सेक्शन है वो बेस्ड किस पर है? वो बेस्ड है एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स। मतलब सेक्शन ए जो आपका 5 मार्क्स का आ रहा है वो पार्ट ए एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स पर बेस्ड है, जिसमें 2 यूनिट 2 चैप्टर आपके आ रहे हैं, एंटरप्रेन्योर स्किल्स पर बेस्ड और दूसरा है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सेक्शन ए में आपको एंटरप्रेन्योर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले चैप्टर से ही पूछे जाने वाले क्वेश्चन आने वाले हैं 5 मार्क्स में। समझ में आया? क्लियर हुआ? जिसमें 6 क्वेश्चन होंगे और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। अब ये 6 क्वेश्चन कैसे डिवाइड है, कैसे चॉइस है, वो देख लेते हैं। इतना तो क्लियर हो गया ना थर्ड इंस्ट्रक्शन से कि सेक्शन नंबर ए में पार्ट ए के जो 2 चैप्टर्स हैं आपके एंटरप्रेन्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसी में से क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। पार्ट बी से नहीं आने हैं। ये क्लियर है हमारे माइंड में कि पार्ट ए आपका 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। पार्ट ए पे आपको कम फोकस करना है एज कंपेयर टू आपको पार्ट बी। तो पार्ट बी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वेटेज वाला होने वाला है। फाइन। अब क्वेश्चन जो 6 क्वेश्चंस आने वाले हैं उनमें 1 to 4 जो क्वेश्चंस हैं वो 1 मार्क के हैं। 1 to 4 जो क्वेश्चंस है वो क्या है? 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं। अटेम्प्ट एनी 3, उसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करना है। जैसे कि मैंने बताया कि 6 क्वेश्चन आएंगे तो 6 में से आपको जो स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे वो 4 क्वेश्चंस होंगे कितने मार्क्स के? 1-1 मार्क्स के, जिनमें से आपको 3 अटेम्प्ट करना है। समझ में आया? 4 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको अटेम्प्ट कितने करना है? 3 क्वेश्चंस। कितने मार्क्स के होंगे? 1 मार्क्स के होंगे। क्लियर? अब इसके बाद आती है बात क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 की। तो ये होंगे आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। कितने मार्क्स के होंगे? 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। अटेम्प्ट एनी 1 क्वेश्चन, इसमें भी आपको 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो यहां पे भी आपको मिलेंगे 2 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 1 क्वेश्चन, और ये होगा आपका 2 मार्क्स का। तो हो गए पूरे 5 मार्क्स। समझ में आया? 3 मार्क्स के 1 क्वेश्चन होंगे और 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा, मतलब हो गए पूरे 5 मार्क्स। और 5 मार्क्स में आपको 2 क्वेश्चन, 2 बार चॉइस मिलना है। यहां पर क्या मिलना है? 2 बार चॉइस मिलना है। क्लियर? ये चीज अच्छे से समझ में आ गई ना? बहुत अच्छे से फिर से रिकॉल करवा दूं एक बार इस इंस्ट्रक्शन को। सेक्शन ए आपका पार्ट ए एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल पर बेस्ड है, जिसमें आपको मिलेंगे टोटल 6 क्वेश्चंस। इन 6 क्वेश्चंस में से आपको अटेम्प्ट करना है, यहां पर आपको मिलेगी चॉइसेस। तो पहले 1 से 4 क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जिसके लिए अलॉटेड मार्क्स 1 है। उसके बाद 5 और 6 नंबर के क्वेश्चन में से आपको कोई सा भी 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जिसके लिए अलॉटेड मार्क्स 2 है। फाइन। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर बी पे। तो सेक्शन नंबर बी जो है वो है 12 मार्क्स का। इट हैज 12 क्वेश्चंस। 12 मार्क्स का है और 12 क्वेश्चंस मिलना है। सेक्शन नंबर बी आपका बेस्ड है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, मतलब आपकी बुक के पार्ट बी पर बेस्ड है। सेक्शन नंबर बी किस पर बेस्ड है? पार्ट बी पर, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स पर। मतलब यहां पे जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो बेस्ड होंगे किस पर? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाली यूनिट पर, साथ ही वेब सिक्योरिटी एंड एप्लीकेशन वाली यूनिट, मतलब यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4। 3 और 4 यूनिट जो है पार्ट बी की, उसमें से टोटल 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं सेक्शन नंबर बी में। फाइन। अब सेक्शन नंबर बी में 12 मार्क्स के क्वेश्चन में 12 क्वेश्चंस है। अब वो क्वेश्चंस का डिवीजन कैसा है, कहां इंटरनल चॉइस है, वो देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 to 12 आर 1 मार्क। 7 से 12 क्वेश्चंस हैं आपके पास में और पूरे 12 मार्क्स के क्वेश्चन। 1 मार्क का क्वेश्चन है एक। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, मतलब कि 7, 8, 9, 10, 11, 12 6 क्वेश्चन मिलेंगे। इन 6 में से आपको कितने? 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और वो 1-1 मार्क के क्वेश्चन होंगे। फाइन। मतलब सोचो, चॉइस 6 में से कोई से 4 क्वेश्चन करना है तो इजी है ना आपके लिए, चॉइस अच्छी मिल रही है यहाँ पर, ठीक है, कि 6 में से कोई 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, वो भी 1-1 नंबर के ही होंगे। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वेब सिक्योरिटी, जिसके अंदर चैप्टर्स हैं आपके भर भर के चैप्टर्स हैं, उनमें से आपको 1-1 नंबर के क्वेश्चंस करना है प्रिपेयर, पहली बात। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 to 18, ठीक है। अगेन 13, 14, 15, 16, 17, 18 6 क्वेश्चंस है ना। 12 क्वेश्चन हो गए, 6 ये आर ऑफ 2 मार्क्स,
ठीक है, अब इसमें भी कितने अटेम्प्ट करना है, 4, तो मतलब 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपको 4 अटेम्प्ट करना है। तो डेटाबेस और वेब सिक्योरिटी वाली यूनिट से आपको 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करने हैं। मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है ना। सो 1 मार्क्स और 2 मार्क्स दोनों मार्क्स से क्वेश्चंस आपको दोनों यूनिट से प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करने के बाद में यहां आपको मिलेंगे 6 क्वेश्चंस, 6 1 मार्क्स के, 6 2 मार्क्स के, जिनमें से आपको 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। टोटल हो गए सेक्शन बी आपके 12 मार्क्स के। तो सेक्शन बी भी अच्छे से क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है, फाइन। अब बढ़ते हैं हम सेक्शन सी की तरफ। तो सेक्शन सी क्या होगा? जब सेक्शन ए में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आ गया, सेक्शन बी में हमने सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के बारे में डिस्कस कर लिया, पार्ट ए पार्ट बी हो गया ना कंप्लीट। अब सेक्शन सी में क्या है? तो सेक्शन सी है आपका 8 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है? 8 मार्क्स का, एंड हैज 3 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। देखो अब इसमें क्या आ रहा है, 3 क्वेश्चंस हैं इसमें, और वो भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से, मतलब कुछ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, या केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। समझ में आई मेरी बात? कॉम्पिटेंसी बेस्ड मतलब कि कुछ एक्टिविटी बेस्ड, कुछ हम बोल सकते हैं केस बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलने हैं 8 मार्क्स में। ओके, अब इस सेक्शन नंबर सी में कितने क्वेश्चंस होने वाले हैं? तो यहां पे जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 4 क्वेश्चंस, 19 से 21, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस। बहुत ध्यान से देख लो, क्या है, 19, 20, 21, 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और वो 2 क्वेश्चंस जो होंगे वो 4-4 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो 4-4 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आपको सेक्शन सी में मिलने हैं, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे। ठीक है, समझ में आ गया? 19 से 21 के बीच में मिलेंगे। सो ये चीज आपके माइंड में क्लियर हो गई ना अच्छे से? क्या क्लियर किया मैंने आपको अभी यहां पर कि सेक्शन ए कितने मार्क्स का आ रहा है, सेक्शन बी कितने मार्क्स का आ रहा है, और सेक्शन सी कितने मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, तो सेक्शन ए हमने देखा अभी, सेक्शन ए हमने कितने मार्क्स में देखा? सेक्शन ए आपका आ रहा है 5 मार्क्स का। ठीक है, सेक्शन बी आपका आ रहा है 12 मार्क्स का, और सेक्शन सी आ रहा है 8 मार्क्स का। तो ये टोटल मार्किंग स्कीम हुई है, कुल मिला के हो गए 25। ठीक है, तो यहां पे टोटल आपका पेपर होने वाला है 25 मार्क्स का। क्लियर? 25 मार्क्स का पेपर होगा सेक्शन ए 5 में, जिसमें एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चंस आने हैं पार्ट ए। ये जो होंगे आपके पार्ट ए पर बेस्ड है, ये पार्ट बी पर बेस्ड है, और ये भी पार्ट बी पर बेस्ड है। ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है वो भी पार्ट बी पर ही बेस्ड है। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो 20 मार्क्स का आपका सेक्शन बी और सी है, जो पार्ट बी पर बेस्ड है। तो पार्ट बी जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, जिसमें 2 यूनिट है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी, वो 2 यूनिट आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि 20 मार्क्स की आ रही है, फुल वेटेज है, 25 में से 20 मार्क्स का आपका पार्ट बी से आ रहा है। उसके बाद पार्ट ए से आपको मिलेगा 5 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो पार्ट ए में 2 ही चैप्टर हैं, वो भी पूरे अवेलेबल हैं। ठीक है, जिसमें से सिर्फ 1 मार्क्स के 2 मार्क्स से कुछ क्वेश्चंस आएंगे, 4-4 क्वेश्चंस आपको वहां भी सॉल्व करने हैं। ओके, सो ये ओवरऑल आपका मार्किंग स्कीम, वेटेज कितने पार्ट में, सेक्शंस में डिवाइड होना है। सो यही इंस्ट्रक्शंस में केयरफुली है लिखना है, आपको समझ में आया? ठीक है, अब दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि हर एक में आपको चॉइस मिलना है। क्वेश्चन नंबर कितने होंगे? क्वेश्चन नंबर 1 to 21 क्वेश्चंस आपको मिलना है टोटल। पूरे पेपर में, बोर्ड एग्जाम के पेपर में आपको क्वेश्चन 1 to 21, मतलब टोटल 21 क्वेश्चंस आपको मिलना है। 21 क्वेश्चंस इन सेक्शंस में डिवाइड हैं। इतना क्लियर हो गया अच्छे से? किसी को कोई डाउट नहीं है ना? डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो डू एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द रिस्पेक्टिव सेक्शंस। मार्क्स अलॉटेड आर मेंशन्ड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन और सेक्शन। यहां पे नहीं भी समझ में आता है तो हर एक जो आपका क्वेश्चन होगा उसके आगे भी मार्क्स अलॉटेड होंगे आपके एग्जाम पेपर में। समझ में आया? वैसे तो यहाँ अच्छे से क्लियर हो गया है अब कि सेक्शन नंबर ए, बी और सी, जिसमें सेक्शन ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है, 5 मार्क्स से क्वेश्चन बनेंगे। 5 क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है दोनों चैप्टर से। सेक्शन नंबर बी और सी, जिसमें आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वाला चैप्टर नहीं आने वाले। कौन से चैप्टर आएंगे? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी, पार्ट बी आएगा। उसे हमने ज्यादा अच्छे से करना है। उसी पर बेस्ड आप में 1 मार्क्स से क्वेश्चन, 2 मार्क्स से क्वेश्चन, 4 मार्क्स से क्वेश्चन आने वाले हैं। भर भर के आपको चॉइस भी मिलना है, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। 6 क्वेश्चन में से 4 अटेम्प्ट करना है, 3 में से 2 अटेम्प्ट करना है, आराम से कर सकते हो। ओके, चलो, तो अब बिना कोई डिले किए मार्किंग स्कीम हमने अच्छे से समझ ली है।
क्वेश्चंस को डिस्कस करना शुरू करते हैं। सो सेक्शन नंबर ए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बेस्ड क्वेश्चंस। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बेस्ड क्वेश्चंस है सेक्शन नंबर ए, जिसमें 2 यूनिट पर बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। पहला है एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और दूसरा जो चैप्टर आएगा इसमें आएगा आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये 2 चैप्टर पर बेस्ड है सेक्शन नंबर ए। तो आपको क्या करना है यहाँ पे सेक्शन नंबर ए में, आपको पार्ट ए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन होगा। सेक्शन नंबर ए आपका बेस्ड है 5 मार्क्स पर। किस पर बेस्ड है? 5 मार्क्स पर। समझ में आया? टोटल 5 मार्क्स का सेक्शन नंबर ए है, जिसमें 1-1 नंबर के और 2 नंबर के आपको क्वेश्चंस मिलना है। ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव एनी 1 क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, गिव एनी 1 क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने की क्या क्वालिटी होना चाहिए? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, यदि एंटरप्रेन्योर वाले चैप्टर की वीडियोस सभी ने देखे हैं, फुल चैप्टर रिवीजन वीडियोस भी अवेलेबल है, वो भी देखे हैं, है ना, क्वेश्चंस एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व किए, तो अब इसका आंसर आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? वो पर्सन होता है जो इनिशियल लेवल से अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है, कुछ इनोवेटिव आइडियाज के साथ में बिजनेस को आगे बिल्ड करता है और सक्सेसफुल बनता है। ठीक है, तो एक स्मॉल लेवल से, एक इनिशियल लेवल से जब कोई पर्सन बिजनेस करना शुरू करता है, रिस्क लेता है, नई नई चीजें सीखता है, कॉन्फिडेंटली बिजनेस को स्टार्ट करता है, तो वही पर्सन सक्सेसफुल बन सकता है। तो ये क्या हुई? ये सब क्वालिटी हुई। तो यहाँ पे इनमें से एक क्वालिटी आपको लिख देनी है कि दे आर कॉन्फिडेंट, दे आर रेडी टू टेक रिस्क। ठीक है, वो हमेशा बिजनेस से न्यू थिंग्स को लर्न करना समझते हैं, सीखते हैं। बस इसी की वजह से क्या बनते हैं? एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कोई भी पर्सन बन सकता है। ठीक है, अब इसके लिए आपको बहुत ज्यादा नॉलेज स्किल की जरूरत भी नहीं होती है। क्लियर? सो ये चीज समझ में आ गई कि यहाँ पे आपको सिर्फ एक क्वालिटी लिखना है। 1 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, आराम से लिखकर आइएगा। यदि ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आएगा तो जरूर एंटरप्रेन्योर का क्वेश्चन। और क्या पता यहाँ क्वालिटी पूछे, आपसे एग्जाम में बेनिफिट पूछ लें, या आपसे एग्जाम में कोई फीचर पूछ लें एंटरप्रेन्योर का, या डिफाइन एंटरप्रेन्योर ही पूछ लें, राइट? तो सारी तरीके से आपको आंसर प्रिपेयर होना चाहिए। नाउ नेम द टर्म। अब इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, 1 वर्ड जैसे क्वेश्चन ही आएंगे। देखो इस क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 मार्क का क्वेश्चन है ये भी। नेम द टर्म यूज्ड फॉर फॉल्स बिलीफ और ओपिनियन अबाउट समथिंग। जब आप किसी चीज को लेकर गलत विश्वास रखते हो या गलत ओपिनियन बना लेते हो, तो इसे क्या कहते हैं? बिना कोई सच जाने, बिना किसी चीज को पहचाने हमने पहले ही उसके लिए फॉल्स बिलीफ बना लिया है, अपना ओपिनियन रॉन्ग कर लिया है, राइट? तो इस टर्म को क्या बोलते हैं हम? इस टर्म को हम बोलते हैं इन 1 वर्ड एज अ मिथ। क्या बोलते हैं हम? कि हम ये मिथ बना लेते हैं, राइट? और होता है ना हमारी लाइफ में कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं जिसके बारे में हम बिना कोई इंफॉर्मेशन जाने, बिना कुछ पता करे, बस एक मिथ बना लिया कि हाँ ऐसा नहीं करना, इससे ऐसा हो सकता है, लाइक दिस। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, give any one practice or sustainable process that is being used to help preserve the environment। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली यूनिट का क्या मोटिव था? क्यों पढ़ी थी हमने ये यूनिट? आपके पार्ट ए में, इसमें हमने देखा था कि जो फ्यूचर जनरेशन, आने वाली जनरेशन है, उसके लिए आप कितने रिसोर्सेस को रिजर्व करते हो, कितना रिसोर्सेस उनके लिए छोड़कर जाते हो। क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हो कि अभी जो टाइम चल रहा है, हमारी जो जनरेशन है, इसमें कहीं ना कहीं जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो फिनिश होते जा रहे हैं। ठीक है, इतना पॉल्यूशन हो रहा है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि हम सारे रिसोर्सेस को, जैसे वाटर की बात करें तो वाटर स्कैरसिटी वाली प्रॉब्लम्स कितनी ज्यादा फेस की जा रही है, राइट? ये चीज आप भी समझ रहे हो। तो हमारी जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है, उनके लिए हम क्या सस्टेन कर रहे हैं, उनके लिए हम क्या बचा रहे हैं, ठीक है? कैसे हम उनके लिए इन रिसोर्सेस को रिजर्व करके रख सकते हैं ताकि वो भी अपने लिए, अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए उन रिसोर्सेस का यूज कर सके। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यही पढ़ा था, इन्वायरमेंट को कैसे सेफ रखना है, कैसे हमें नेचुरल जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना है, ये सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस किया था, उनके पॉइंट्स को भी डिटेल में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे आपको एक प्रोसेस लिखनी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, अपने इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए। कोई भी एक प्रोसेस आप लिख सकते हो, इन्वायरमेंट को कैसे प्रिजर्व कर सकते हो, मोर देन प्लांटिंग करके आप प्रिजर्व कर सकते हो, वाटर हार्वेस्टिंग होती है उसके थ्रू आप प्रिजर्व कर सकते हो, बहुत सारी चीजें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की। ठीक है, सबसे ज्यादा बेस्ट वे क्या है कि आप प्लांटिंग करो जिससे ज्यादा ऑक्सीजन हो, और ज्यादा ऑक्सीजन होगी तो ऑब्वियस कि यहाँ पे फ्रेश एयर मूव होगी, फ्रेश एयर होगी तो ह्यूमन लाइफ ज्यादा अच्छे से होगी, राइट? सो वन सच प्रैक्टिस इज ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड वर्मी कंपोस्टिंग। जो फार्मिंग वगैरह होती है उसमें भी आजकल क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, हार्मफुल होते हैं, जो ह्यूमन
ह्यूमन की हेल्थ को भी हार्म करते हैं, साथ ही साथ एनवायरनमेंट को भी हार्म करते हैं। तो आप कौन सी फार्मिंग यूज करो? ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज करो, जो कि भी बहुत प्रचलित है, राइट। वर्मी कंपोस्टिंग जैसी चीजों को आप यूज करो। इसके अलावा भी हमने इस चैप्टर में बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े हैं स्टूडेंट्स, ओके। सो ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे मेंशन है बस वही पॉइंट लिखना है। अब 1 मार्क का क्वेश्चन है, कोई सा भी आप पॉइंट लिख सकते हो, मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शंस बताए हैं, ओके। नाउ ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो ऑफ 1 मार्क्स। क्या देखा था हमने कि सेक्शन नंबर ए में 1 से लेकर 4 तक 1 मार्क के क्वेश्चन होंगे, तो ये फोर्थ क्वेश्चन आ गया, इसमें 1 मार्क के क्वेश्चन आ गए। इसमें से आपको कितने अटेम्प्ट करने थे? इसमें से आपको कोई 3 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो चौथे क्वेश्चन पे हम हैं अभी। गिव एन एग्जांपल ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ सोलर पावर इन इंडिया। इंडिया में जो सोलर पावर है, ठीक है, उसमें जो लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है सोलर पावर से, उसका एक एग्जांपल आपको बताना है, कहां पर आपने देखा है ये चीज, ठीक है, कहां हो रहा है इसका सबसे ज्यादा यूज। तो चाणक्य गुजरात सोलर पार्क, ठीक है, ये आपको नाम लिख कर आना है। फाइन, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ओके। सो 4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए स्टार्टिंग के, जिसमें से 3 आपको अटेम्प्ट करके आना है, 1-1 मार्क का होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसके बाद तो 2 क्वेश्चन में से आपको 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जो होगा 2 मार्क्स का। क्लियर हो रहा है ना अच्छे से? फाइन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक्सप्लेन एनी 2 फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। देखो आ गई बात वही, 2 क्वालिटीज बताओ, 2 फंक्शंस बताओ एंटरप्रेन्योर के, ठीक है। सो एंटरप्रेन्योर के 2 फंक्शंस क्या होंगे? अभी मैंने डिस्कस किया आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में ही कि मेकिंग डिसीजंस, ओके। एंटरप्रेन्योर क्या करता है? डिसीजन लेता है टाइम पर, ठीक है, तभी वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता है, ठीक है। मैनेजिंग द बिजनेस, बिजनेस को प्रॉपर मैनेज करना उसे आना चाहिए। हर चीज को, हर रिसोर्सेज को, जिस भी गुड सर्विसेज का वो यूज कर रहा है ना, जो रिसोर्सेज उसके यहाँ यूज हो रहा है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज वगैरह है, मशीन्स वगैरह, हर चीज को बिजनेस में मैनेज करते आना चाहिए एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। डिसीजन ऑन टाइम होना चाहिए, ताकि आप क्या कर सको, आगे अपने बिजनेस को बिल्ड कर सको। फाइन। सो ये 2 एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस हमने यहाँ पढ़े। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो मैंने आपको अभी फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्क्राइब किए। क्लियर? सो यहाँ पे देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको किस तरीके से लिखकर आना है वो चीज समझ में आ रही है? ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, reduced inequalities is one of the sustainable development goals set by the UN। यूएन की जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया था? एक सस्टेनेबल गोल डिसाइड किया था, रिड्यूस्ड इन इक्वालिटीज करके। गिवन इट 2 ways टू रिड्यूस इन इक्वालिटीज। तो रिड्यूस्ड इन इक्वालिटीज करने के लिए, मतलब इन इक्वालिटीज को हटाने के लिए, जो भेदभाव वगैरह ये हो रहे हैं सब, इनको कम करने के लिए क्या 2 तरीके हो सकते हैं? तो क्या 2 तरीके हो सकते हैं? Too easy to reduce inequalities are first to be helpful to one another, हम एक दूसरे की हेल्प करें, ठीक है। दूसरा, टू फ्रेंडली विथ एवरीवन, सबके साथ में फ्रेंडली नेचर रखे, ठीक है, ऐसी कोई बात ना करे जो किसी को हर्ट करे। तो यहाँ पे हमने यूएन के कुछ 7 रूल्स देखे थे, ठीक है, उनमें से आपको कोई भी 2 रूल्स यहाँ पे लिख देने सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले चैप्टर से, ओके। सो ये चीज समझ में आया। इन इक्वालिटी, भेदभाव को हटाने के लिए, जो कि आजकल बहुत ज्यादा आप देखते हो, करप्शन, पॉलिटिशियंस वगैरह, सारी चीजें जो बढ़ती चली जा रही हैं, ठीक है। आपके स्कूल में भी आपने देखा होगा कई बार ऐसे मॉनिटर जो क्लास का रहता है वो अपने फ्रेंड्स को छोड़ देता है, उनके नाम नहीं लिखता है, कंप्लेंट नहीं करता है, राइट। ऐसी सारी चीजें होती है ना। तो आपको उसके लिए क्या करना है? ऐसी इनइक्वालिटीज से बचने के लिए हमें क्या करना है? इनइक्वालिटीज से बचने के लिए हमें एक दूसरे की हेल्प करना है, फ्रेंडली नेचर हमारा रखना है हर किसी के साथ, ठीक है। जहां गुस्सा होना है वहां गुस्सा भी होना है, बट जनरली जो आपको बिहेव करना है, आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला आपके बिहेवियर से हर्ट ना हो, ठीक है। सो हेल्प टू वन अनदर एंड बी फ्रेंडली विथ एवरीवन, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी 2 पॉइंट आपको लिखकर आने हैं जिससे इनइक्वालिटी रिड्यूस होती है, तो जनरल टॉपिक है। फाइन। सो यहाँ पे सेक्शन ए फिनिश हुआ, जिसमें 6 क्वेश्चन देखे। स्टार्टिंग के 1 to 4 जो क्वेश्चंस थे, उसमें से आपको 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो कि 1 मार्क के हैं। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क। और 5 and 6 जो क्वेश्चन देखा, ये इसमें आपको 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो कि 2 मार्क्स का है एक क्वेश्चन, दैट इज 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके हो गए, ओके। जो किस पर बेस्ड देखे हमने? सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर पर बेस्ड देखे, है ना। अब डिस्कस करते हैं हम सेक्शन नंबर बी। सो सेक्शन नंबर बी, दैट इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स बेस्ड क्वेश्चंस। यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके? सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल बेस्ड क्वेश्चन। सब्जेक्ट स्पेसिफिक समझते हो ना, मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पार्ट बी की। तो पार्ट बी में कौन सी 2 यूनिट पढ़ी हमने? पार्ट बी में हमने पढ़ा था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो आपके टर्म 2 में आ रहा है। वैसे तो बहुत सारी पढ़ी थी, ठीक है, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, स्प्रेडशीट वगैरह। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये वाला यूनिट देखा हमने, यूनिट 3। और वेब सिक्योरिटी वाला यूनिट देखा, ठीक है, वेब सिक्योरिटी।
फाइन। सो ये दोनों जो यूनिट है इन पर बेस्ड है आपका सेक्शन नंबर बी, है ना। और कितने मार्क्स का है सेक्शन नंबर बी? पूरा 12 मार्क्स का है, जिसमें 12 क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। 12 मार्क्स का है, 12 क्वेश्चंस होंगे, 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के आएंगे। नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस होंगे, उनमें से 4 क्वेश्चन करना है जो कि 2 मार्क्स के होंगे। आ गई बात समझ में? टोटल 12 मार्क्स के 12 क्वेश्चन है, ओके, इस सेक्शन नंबर बी में, जो कि इन यूनिट पर बेस्ड है। सो अब आपको बहुत अच्छे से एग्जाम पैटर्न समझ में आ रहा होगा। सो सेक्शन नंबर बी का पहला क्वेश्चन, नेम द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग दैट कैन ट्रेवल ओवर फोन लाइन्स। क्या पूछा है? उस डिवाइस का नाम बताओ कि फोन के थ्रू जब आप नेटवर्क में रहते हो, फोन के थ्रू जब आप इंटरनेट को एक्सेस करते हो, तो कौन सा डिवाइस है जो फोन के थ्रू जो कनेक्शन है, जो सिग्नल्स आ रहे हैं, उसे कन्वर्ट करता है कंप्यूटर जनरेटेड सिग्नल, मतलब डिजिटल सिग्नल्स में। तो जब आप फोन केबल्स का यूज करते हो, टेलीफोन का यूज करते हो इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, तो उसके लिए जिस डिवाइस को हम देखते हैं, यूज करते हैं, वो है मॉडेम। मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन का जो काम करता है। अब यहां पे देखो, ये क्वेश्चन अगेन 1 मार्क का है, ध्यान से समझना, अच्छे से लिखकर आना इसका आंसर। आप चाहो तो इसको इसके आगे इसका फुल फॉर्म भी लिखकर आ सकते हो, दैट इज मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। ओके, मॉडेम डिवाइस है जो जिसका काम होता है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। ओके, मतलब एनालॉग सिग्नल्स, एनालॉग जो कि टेलीफोन लाइन से सिग्नल आते हैं, उनको कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल में, जो कि कंप्यूटर सिस्टम समझता है। और डीमॉड्यूलेशन मतलब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। ठीक है, समझ में आया अच्छे से? तो एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन के लिए हम किसका यूज करते हैं? यहां पर मॉडेम डिवाइस का यूज करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर 0101 को समझता है और टेलीफोन लाइन जो होता है वो ऑडियो सिग्नल्स, जिसे हम एनालॉग सिग्नल्स बोलते हैं, उन्हें समझता है। डिटेल में मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है जब हमने वेब सिक्योरिटी में कंप्यूटर नेटवर्क वाला चैप्टर पढ़ा था, तब वहां पे भी आप इसका वीडियो देख सकते हो प्रॉपर। ठीक है, तो मॉडेम डिवाइस होता है जो क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। क्लियर? नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, dash key is an accessibility function which is designed for people who have vision impairment or cognitive disabilities। अब ये आपका वेब सिक्योरिटी का जो पहला चैप्टर था, विंडोज एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन, उसका क्वेश्चन है। ठीक है, क्या पूछा है आपसे कि डैश की इज एन एक्सेसिबिलिटी फंक्शन, ऐसा कौन सा की है जो एक एक्सेसिबिलिटी फंक्शन है, किसके लिए डिजाइन किया गया है? विच इज डिजाइन फॉर पीपल, उन लोगों के लिए जिनमें कौन सा इंपेयरमेंट होता है, कौन सा डिसेबिलिटी होता है, हु हैव विजन इंपेयरमेंट और कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, जिनके अंदर विजन डिसेबिलिटी होती है, विजन इंपेयरमेंट होता है या कॉग्निटिव डिसेबिलिटी होती है, उनके लिए कौन सा एक्सेसिबिलिटी फंक्शन है जो हेल्पफुल होता है। तो कौन सा की होता है वो होता है टॉगल की। हमने 3 टाइप की कीज देखी थी, स्टिकी कीज देखी थी, टॉगल कीज देखी थी, फिल्टर कीज देखी थी। तो टॉगल कीज कौन सी देखी थी हमने? कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक, नम लॉक देखा था ना। ठीक है, सो जिसके थ्रू जैसे आप कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक को ऑफ और ऑन करते हो, जब ऑन करते हो तो एक हाई बीप साउंड जनरेट होता है और ऑफ करते हो तो एक लो बीप साउंड जनरेट होता है, जिससे पता चलता है आपको कि आपने कैप्स लॉक और नम लॉक जैसी कीज को ऑन या ऑफ किया है। ठीक है, तो टॉगल कीज क्या होती है? इस डिसेबल पर्सन को, इस टाइप के डिसेबिलिटी वाले पर्सन को हेल्प करती हैं। ओके, सो देखो यहाँ पे टॉगल की का क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। अब हो सकता है इससे रिलेटेड आपसे स्टिकी कीज, फिल्टर कीज से रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं एग्जाम में। तो क्या बताया था मैंने कि विंडोज एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन में इस चैप्टर में जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही मैंने आपको यहाँ पे कीज बताई थी, माउस कैसे हेल्पफुल होता है डिसेबल पर्सन के लिए। तो कीबोर्ड के लिए आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज कर सकते हो, है ना। साउंड सैनिटरी ऑप्शन एक होता है जो साउंड जो पर्सन सुन नहीं सकते हैं उनके लिए हेल्प करता है। तो ऐसे बहुत सारे सेटिंग्स में, इजी ऑफ सेंटर में ऐसे ऑप्शंस होते हैं, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस होते हैं जो पर्सन्स को हेल्प करते हैं, जो फिजिकली डिसेबल होते हैं उनके लिए। ठीक है, तो वो सारे ऑप्शंस आपको इस चैप्टर से बहुत अच्छे से कर लेने हैं। ये चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट, नेटवर्क इन विच सर्टेन कंप्यूटर्स हैव स्पेशल डेडिकेटेड टास्क प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर्स। नेटवर्क इन विच सर्टेन कंप्यूटर्स हैव स्पेशल डेडिकेटेड टास्क, वो नेटवर्क जिसमें हर कंप्यूटर के पास एक स्पेशल डेडिकेटेड टास्क होता है। ठीक है, जो सर्विस प्रोवाइड करता है अदर कंप्यूटर्स को, जो सर्विस प्रोवाइड करता है अदर कंप्यूटर्स को नेटवर्क में, उसे हम क्या कहते हैं?
तो जैसे मैंने बताया कि इंटरनेट जो टेक्नोलॉजी है जिसमें नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, वो बेस्ड है क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर पर। तो यहाँ पे वो कंप्यूटर जो क्या करते हैं, जिनके पास में स्पेशल डेडिकेटेड टास्क होते हैं। क्या टास्क हैं कि जितने भी क्लाइंट सिस्टम्स हैं उनकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करना, वो जो क्वेश्चन चाहते हैं, वो जो डेटा एक्सेस करना चाहते हैं, डेटाबेसेस में से वो सर्च करके उन्हें प्रोवाइड करवाना। बेसिकली ये काम होता है, ये टास्क होता है सर्वर सिस्टम्स का, ठीक है, क्लाइंट सिस्टम की रिक्वेस्ट को फुलफिल करना। तो इस तरीके के मॉडल को, इस तरीके के नेटवर्क को हम कहते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ऑफ इंटरनेट। ओके, ये भी देखो 1 मार्क का क्वेश्चन है। फाइन, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? मेंशन एनी 2 इंटीजर डेटा टाइप ऑफ टेबल फील्ड इन डेटाबेस। अब आ गए हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमने देखा था क्या कि जब डेटाबेस में आप किसी कॉलम में कोई वैल्यू लिखते हो, कॉलम में आपने किसी का नाम लिखा, तो नाम लिखा मतलब कि आपने कुछ लेटर्स, कुछ वर्ड्स लिखे, तो उसका डेटा टाइप होता है कैरेक्टर स्ट्रिंग टाइप, राइट। यदि आपने किसी का टेलीफोन नंबर लिखा तो टेलीफोन नंबर होता है नंबर टाइप का, तो उसके लिए जो डेटा टाइप होता है वो इंटीजर होता है। यदि आपने किसी स्टूडेंट के परसेंटेज लिखे तो परसेंटेज डेसिमल में भी हो सकते हैं, तो उसके लिए जो डेटा टाइप होता है वो फ्लोट होता है। तो डीबीएमएस में जब भी किसी रो कॉलम में आप कोई वैल्यू को एंटर करते हो, है ना, यहां आप जो भी कोई वैल्यू एंटर कर रहे हो, जो भी कुछ आपने डेटा एंटर किया है, तो वो किसी ना किसी टाइप का होता है, कैरेक्टर टाइप का, इंटीजर टाइप का, फ्लोट टाइप का, डेसिमल टाइप का, है ना। सो यहां पे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दो इंटीजर डेटा टाइप मेंशन करना है आपको, 2 इंटीजर डेटा टाइप मेंशन करना है कि नंबर के लिए कौन से इंटीजर डेटा टाइप का आप यूज करते हो। तो यहाँ पे 4 डेटा टाइप दिए हुए हैं इंटीजर से रिलेटेड, जैसे टाइनी इंट, स्मॉल इंट, इंटीजर, न्यूमेरिक और बिग इंट, है ना। तो इनमें से कोई से भी 2 आपको लिखना है। अब मार्क्स कैसे अलॉटेड होंगे भैया? 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो जो 2 आप लिखने वाले हो हाफ ऑफ मार्क्स के होंगे। तो यहाँ पे हमने कितने लिखे हैं? 4-5 लिखे हुए, इनमें से कोई भी 2 आप लिख सकते हो, नंबर लिख सकते हो, इंटीजर लिख सकते हो, ठीक है, समझ में आया। अब इनमें डिफरेंस क्या है? टाइनी इंट, स्मॉल इंट, इंटीजर, न्यूमेरिक, बिग इंट, इसमें डिफरेंस ये है कि बस इनके साइज में डिफरेंस है। जैसे कि हम टाइनी इंट की बात करें तो वो 2 या 5 नंबर्स को एक्सेप्ट करेगा, स्मॉल इंट की बात करें तो ये कुछ ज्यादा, उससे ज्यादा साइज का होगा। तो इनके साइज में डिफरेंस है, बाकी इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है, सभी क्या करते हैं? इंटीजर डेटा टाइप ही है, ठीक है। तो मार्किंग स्कीम भी समझ में आ रही है ना कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, है ना। 1 मार्क का क्वेश्चन है, 2 चीजें पूछी तो आधे नंबर की होगी, इसलिए सही लिख कर आना है, नहीं तो आपका हाफ मार्क्स भी कट हो सकता है। तो आपको पूरे मार्क्स मिले, इसके लिए आपको क्या करना है? इस तरीके से प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पे आपसे इंटीजर डेटा टाइप पूछा है, हो सकता है यहाँ पे आपसे कैरेक्टर के लिए पूछा है, डेसिमल के लिए पूछा है। तो आपको क्या करना है? जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था तब बताया था कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो डेटा टाइप वाला जो टेबल हमने पढ़ा था, याद है कि डेटा टाइप वाला एक टेबल हमने कंप्लीट किया था, उस टेबल को अच्छे से याद कर लेना जिसमें सारे डेटा टाइप मेंशन है। ओके, सो ये चीज ध्यान रखना, क्लियर। नेक्स्ट सेक्शन नंबर बी, 1 मार्क का नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम दी रिलेशनशिप इन विच 1 कॉलम of the primary key table is associated with all the columns of the associated table and vice versa। बहुत ध्यान से क्वेश्चन समझो कि डिफरेंट टाइप की रिलेशनशिप्स देखी थी हमने डेटाबेस में, देखी थी ना रिलेशनशिप, ठीक है। कौन कौन सी रिलेशनशिप देखी थी वो अब आपको पता होगी, मैं अभी नहीं बताऊंगी। इन विच कॉलम ऑफ प्राइमरी की टेबल इज एसोसिएटेड विद ऑल द कॉलम ऑफ द एसोसिएटेड टेबल एंड वाइस वर्सा। जिसमें क्या पूछा है, यहाँ पे क्या बताया है कि किसी एक कॉलम, कोई एक प्राइमरी की है, कोई एक कॉलम है, उससे बहुत सारे जो सारे कॉलम्स है दूसरी टेबल के वो कनेक्टेड हैं। तो इस टाइप की रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? इस टाइप की रिलेशनशिप को कहते हैं हम 1 to many रिलेशनशिप या many to 1 रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पे वाइस वर्सा भी बोला है। समझ में आया? मतलब क्या समझ में आया आपको यहाँ पर कि आपने डेटाबेस वाले चैप्टर में टाइप ऑफ रिलेशनशिप मैंने पढ़ाया था, जिसमें हमने 1 to 1 रिलेशनशिप, many to many रिलेशनशिप, 1 to many रिलेशनशिप एंड many to 1 रिलेशनशिप पढ़ा था। और मैंने बताया था कि ये चारों जो रिलेशनशिप है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लियर। जैसे कि मैं बात करूं कि मैं एक टीचर हूं जो कंप्यूटर आपको पढ़ा रही हूं, राइट। अब मुझसे कितने सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, है ना। तो कौन सी रिलेशनशिप हुई है? 1 to many रिलेशनशिप हुई। समझ में आया कि एक टीचर टेबल है, टीचर टेबल में क्या है? टीचर की इंफॉर्मेशन है, लेकिन स्टूडेंट टेबल में उस एक टीचर से जब बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, दैट इज नोन एज 1 to many रिलेशनशिप। फाइन, ये क्लियर हुआ। तो ऐसे हमने टेबल में किसी एक कॉलम से मल्टीपल कॉलम के बीच में रिलेशनशिप्स को देखा था,
ठीक है। सो वो वीडियो जिसने नहीं देखी है देखो, क्योंकि 4 टाइप की रिलेशनशिप होती है, 1 to 1, many to many, ठीक है। नाउ 1 to many and many to 1 and many to 1 रिलेशनशिप। क्लियर? सो ये 4 टाइप की रिलेशनशिप हमने इस चैप्टर में, डेटाबेस वाले चैप्टर में पूछी थी। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, 1 कॉलम ऑफ प्राइमरी की इज एसोसिएटेड थ्रू ऑल कॉलम्स। यदि एक कॉलम मल्टीपल कॉलम्स के साथ में कनेक्टेड है ना, तो हम इसे क्या बोलेंगे? 1 to many रिलेशनशिप बोलेंगे। या यदि इसका ऑपोजिट होता है, इसकी ऑपोजिट बात करें तो many to 1 रिलेशनशिप पॉसिबल है। तो यहां पे आंसर आपको ये लिखकर आना है। क्लियर? नेक्स्ट सेक्शन नंबर बी, 1 मार्क का नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन रिपोर्ट ऑफ अ डेटाबेस। अब डेटाबेस में जो लास्ट चैप्टर था जिसमें हमने फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ा था कि डेटाबेस में आप टेबल क्रिएट करते हो, रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आप साथ में फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स भी क्रिएट करते हो। तो डेटाबेस में आपने जो टेबल बनाई है उसको आप एक ग्राफिकल व्यू में, एक फॉर्म के व्यू में भी क्रिएट कर सकते हो, साथ ही साथ आप उसकी एक समरी, एक एनालिटिकल वे में एक रिपोर्ट भी प्रिपेयर कर सकते हो, है ना, जिसमें हमने एम्प्लॉयज रिपोर्ट भी क्रिएट की थी, प्रैक्टिकली भी समझा था। तो रिपोर्ट होता क्या है? सो अ रिपोर्ट हेल्प्स टू डिस्प्ले द डेटा इन समराइज्ड मैनर। मैंने बताया ना कि जो भी डेटा आपने क्रिएट किया हुआ है उसका एक समराइज्ड मैनर, एक रिपोर्ट होता है। इट इज यूज्ड टू जनरेट ओवरऑल वर्क आउटकम इन अ क्लियर फॉर्मेट। यू कैन क्रिएट रिपोर्ट्स इन डेटाबेस। क्लियर? ओके, समझ में आया? 1 मार्क का क्वेश्चन है। 1 मार्क के हिसाब से आपको क्या लिख कर आना है कि रिपोर्ट की डेफिनेशन लिख कर आना है कि रिपोर्ट क्या शो करता है, जो भी डेटा आपने क्रिएट किया हुआ है, जो आपने इंफॉर्मेशन फीड की हुई है टेबल में, ठीक है, अब उसको समराइज्ड वे में यदि आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो उसको समराइज्ड वे में रिप्रेजेंट करने के लिए हम रिपोर्ट की मदद लेते हैं, जिसे आप डेटाबेस में क्रिएट कर सकते हो, जो कि ओवरऑल आपके वर्क आउटकम को क्लियर करता है एक प्रॉपर फॉर्मेट में। ओके, नाउ यहां पे खत्म हुए सेक्शन बी के 1 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो टोटल 6 क्वेश्चन हमने देखे, उन 6 में से आपको कोई भी 4 ही अटेम्प्ट करना है। क्या करना है? 6 क्वेश्चंस में से सिर्फ 4 अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 to 12, सेक्शन नंबर बी का 7 to 12 क्वेश्चन में से कोई भी 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। 1 मार्क का ईच क्वेश्चन होगा। ये चीज समझ में आ गई? अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन बी, जो कि 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। इनमें से भी आपको कोई भी 4 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इनमें से भी कोई से 4 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है, लेकिन ये क्वेश्चन अब जो स्टार्ट होने वाले हैं 13 क्वेश्चन नंबर 13 से, वो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। सो लिस्ट एनी 4 एडवांटेजेस एसोसिएटेड विथ नेटवर्किंग। अब सेक्शन नंबर बी जो है अपना, वो बेस्ड वही सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, डेटाबेस और वेब सिक्योरिटी पर ही बेस्ड है। लास्ट की जो 3rd और 4th यूनिट है उस पर ही बेस्ड है। तो यहाँ पे आपको नेटवर्किंग के 4 डिसएडवांटेज लिखना है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछ सकते थे, 2 डिसएडवांटेज पूछ लेते, 1 नंबर में भी पूछ सकते थे, 2 डिसएडवांटेज पूछ लेते आधे आधे नंबर के हिसाब से। अब 4 डिसएडवांटेज पूछ लिए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब हाफ मार्क्स के चारों डिसएडवांटेजेस होने हैं। राइट? बात समझ में आ गई ना? मतलब यहाँ पे जो आप 4 एडवांटेज लिखोगे वो 4 एडवांटेज हाफ नंबर के होंगे। एक भी यदि एडवांटेज गलत लिखा तो हाफ मार्क्स कट हो जाएंगे, इसलिए चारों एडवांटेज सही लिख कर आना है। अब नेटवर्किंग के क्या एडवांटेजेस हैं ये जल्दी बता दो। बहुत ईजी है, बहुत डिटेल में मैंने नेटवर्किंग समझाया, 1 शॉट समझाया, असेसमेंट करवाया है, ठीक है। सो होप आपको इसके बेनिफिट्स तो पता होंगे ही। सबसे पहला नेटवर्किंग का क्या कि कॉस्ट कम हो जाती है, कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, डेटा आप शेयर कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हो, है ना। दूसरा क्या देखा, आप फाइल ट्रांसफर कर सकते हो, रिसोर्सेज मतलब आप हार्डवेयर को शेयर कर सकते हो, इंटरनेट एक्सेस इजी हो जाती है, इंटरनेट को भी तो आप शेयर कर सकते हो, नेटवर्क भी शेयर कर सकते हो ना, ठीक है। सपोज आपने राउटर लगवा रखा है, राउटर का यूजर आईडी पासवर्ड यदि आप किसी को बता दोगे तो एक तरीके से वो इंटरनेट भी शेयर कर रहा है। सो ये हो गए इसके 4-5 एडवांटेजेस, बहुत इजी है जो कि। तो हम क्या क्या कर सकते हैं नेटवर्किंग का यूज करके? डेटा शेयर कर सकते हो, फाइल शेयर कर सकते हो, हार्डवेयर शेयर कर सकते हो, इंटरनेट एक्सेस भी शेयर कर सकते हो, यूजेस ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन, नेटवर्क बेस्ड जो एप्लीकेशंस हैं उनका फ्री में यूज कर सकते हो। ओके, सो दिस ऑल आर दी एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। फाइन। सो ये नेटवर्किंग के एडवांटेजेस यहाँ पे 5 मेंशन है, आपको कोई भी 4 लिख कर आना है, हाफ मार्क्स का एक एडवांटेज होगा, तो बहुत ध्यान से आपको लिखकर आना है, ठीक है।
Next, differentiate between wired and wireless access. Give one example for each type. अब वायर्ड और वायरलेस एक्सेस क्या होता है? इंटरनेट को एक्सेस करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप वायर्ड वे में इंटरनेट को एक्सेस करो या वायरलेस वे में इंटरनेट को एक्सेस करो। दोनों तरीके आपके सामने हैं, दोनों के प्रैक्टिकल्स भी आपने देखे होंगे। आप अपने स्कूल में जाते हो तो लैन कनेक्टिविटी देखी होगी आपने, ठीक है, जिसमें केबल होती है, केबल के थ्रू कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, जो आपने कहाँ देखा होगा? कंप्यूटर लैब में देखा होगा। मे बी आप कभी कोई साइबर कैफे में गए होंगे, वहां देखा होगा। घर में यदि आपने कोई कनेक्टिविटी ले रखी है तो वहां भी आपकी केबल के थ्रू कनेक्टिविटी देखी होगी। साथ ही यदि आपने एक ऐसा डिवाइस लगवाया हुआ है जो आपके मोबाइल को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, आपकी कनेक्टिविटी के साथ में, आपने कोई लैपटॉप को कनेक्ट किया हुआ है इंटरनेट के साथ में, तो जब आप मोबाइल लैपटॉप को बिना वायर के कनेक्ट कर पा रहे हो तो वो कौन सी कनेक्टिविटी हुई? वायरलेस, ठीक है। तो वायर्ड और वायरलेस में डिफरेंस लिखना है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, और साथ ही इनके एग्जाम्पल भी बताने हैं। अब देखो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में इतना सारा पूछ लिया आपसे, डिफरेंस भी पूछ लिया, एग्जाम्पल भी पूछ लिया, ठीक है। कैसे लिख कर आना है? तो सबसे पहले तो आपको वायर्ड और वायरलेस का डेफिनेशन लिखना है, जो कि 1 मार्क्स के हिसाब से हो जाने वाला है। दूसरा, आपको 1 मार्क के हिसाब से इसका एग्जाम्पल लिख देना है। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो 2-2 एग्जाम्पल लिखोगे या एक भी एग्जाम्पल लिखोगे तो उसके अकॉर्डिंग मार्किंग हो जाने वाली है। अब डिफरेंस को चाहो तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, वायर्ड एंड वायरलेस, मतलब कॉलम वाइज भी, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो, बट पॉइंट वाइज लिखकर आना, पॉइंट वाइज ही लिखकर आना, ठीक है। सो अ वायर्ड सेटअप यूजेस फिजिकल केबल्स टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस एंड कंप्यूटर सिस्टम। जब आप फिजिकल केबल्स का, जैसे ईथरनेट केबल हो गई, लैन केबल हो गई, इनका जब आप यूज कर रहे हो कंप्यूटर सिस्टम को आपस में कनेक्ट करने के लिए, इंटरनेट एक्सेस के लिए, तो वो वायर्ड सेटअप होता है, जिसके एग्जाम्पल क्या देखे थे हमने? डायल अप कनेक्शन, डीएसएल, केबल इंटरनेट एक्सेस, सैटेलाइट वगैरह। ये जो कनेक्शन आपने देखे थे ना, वो सब क्या थे? डायल अप कनेक्शन वगैरह, ये किसके थे? वायर्ड के थे, वायर्ड सेटअप के थे, ठीक है। इसके बाद बात आती है वायरलेस नेटवर्क डज नॉट यूज वायर्स फॉर डेटा और वॉइस। मतलब डेटा और वॉइस को ट्रैवल करने के लिए, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए जब आप वायर का यूज नहीं कर रहे हो, है ना, तो उसे कहते हैं वायरलेस टेक्नोलॉजी। तो इसमें हम किसका यूज करते हैं? इसमें आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखते हो, वाईफाई देखते हो, वाईमैक्स वगैरह जो होती है आपकी, रेडियो वेव, माइक्रोवेव जो ट्रांसमिशन होता है डेटा का, ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ आपके वायरलेस ट्रांसमिशन है, वायरलेस नेटवर्क है, ठीक है। तो उसके एग्जांपल्स यहाँ पे हमने 3-3, 4-4 लिखे हुए हैं। आपको कोई भी 2-2 एग्जांपल्स लिखकर आने हैं। यहाँ पे पूछा आपसे 1 है, लेकिन फिर भी आप 2-2 लिखकर आना, ठीक है। सो 1 मार्क ऑफ करेक्ट डिफरेंस, 2 डिफरेंस लिखकर आना। पहला डिफरेंस डेफिनेशन हो जाएगा, दूसरा डिफरेंस एग्जाम्पल हो जाएगा। दोनों डिफरेंस करेक्ट होने चाहिए, तब आपके पूरे 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आईएसपी विद रिस्पेक्ट टू वेब एप्लीकेशन? वेब एप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में बात करें तो आईएसपी क्या होता है, इससे आप क्या समझते हो? So ISP, that is इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो कंपनीज, वो ऑर्गेनाइजेशंस जो आपको इंटरनेट एक्सेस करने की फैसिलिटी देती हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, वो क्या कहलाती? आईएसपी। जैसे हम फॉर एग्जांपल बात करें कि आप अपने घर में इंटरनेट की एक्सेस चाहते हो, तो आपने क्या किया? आपने रिलायंस का नेटवर्क लिया हुआ है, आपने जियो का लिया हुआ है, आपने एयरटेल का कनेक्शन लिया हुआ है। आप जो भी कनेक्शन ले रहे हो तो मतलब आप इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ में इंटरनेट को एक्सेस करने वाले हो, है ना। सो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो कंपनीज है, ये आपको क्या प्रोवाइड करने वाली है? इंटरनेट का कनेक्शन प्रोवाइड करने वाली है। तो इन कंपनीज को हम बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। ओके, नेम एनी 2 कनेक्शन टाइप ऑफ दैट होम यूजर्स यूज। तो आपको यहाँ पे 2 इंटरनेट कनेक्शन के टाइप भी लिखने हैं जो जनरली हम यूज करते हैं। सो एन ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड यू विद एक्सेस टू द इंटरनेट विया डायल अप, मतलब मॉडेम का यूज करके, डायरेक्ट हार्डवायर्ड का यूज करके, और वायरलेस कनेक्शन। तो तीनों तरीके से आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? ये इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। चाहे तो आप मॉडेम, राउटर जैसे डिवाइसेस का यूज कर सकते हो, जो आपको वायर्ड, वायरलेस दोनों तरीके की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो डीएसएल, केबल मॉडेम, डायल अप, ब्रॉडबैंड, वायरलेस, वाईमैक्स, व्हाट आर दिस? दीज ऑल आर दी इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइडेड बाय आईएसपी। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको जो लिखा है ना, नेम एनी 2 कनेक्शन, तो ये जो 2 कनेक्शन है जो हमने यहाँ मेंशन किए हुए, बहुत सारे कनेक्शंस के नाम ना, ये आपका हो जाने वाला है 1 मार्क का, और इसी के अकॉर्डिंग ऊपर हो जाएगा आपका 1 मार्क का डेफिनेशन। सो यहाँ पे देखो 1 मार्क फॉर करेक्ट डेफिनेशन एंड हाफ मार्क्स फॉर कनेक्शन टाइप। मतलब जो 2 आपको यहाँ पे लिखने ना कनेक्शन टाइप, हाफ ऑफ मार्क्स के होंगे, ध्यान रखना, तो सही लिख कर आना है, ठीक है। सो क्वेश्चन कैसा पूछा है, मार्किंग कैसी होनी है, ये समझ में आ रहा है ना।
मतलब यदि आपने डेफिनेशन लिख दी, कनेक्शन टाइप नहीं लिखा एग्जाम में, सपोज आपने डेफिनेशन लिखकर आ गए, तो डेफिनेशन जब लिखकर आ गए तो आपको एक ही नंबर मिलना है, और कनेक्शन टाइप आपसे यहां से 2 पूछे हुए और आपने एक ही लिखा तो आपको 1.5 मिलना है। पूरा लिख कर आना है जैसा क्वेश्चन पूछा है। क्लियर? अच्छे से समझ में आया? फाइन। हाउ एंट्री रिक्वायर्ड एंड डिफॉल्ट वैल्यू प्रॉपर्टीज ऑफ अ टेबल फील्ड इन डेटाबेस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में 2 प्रॉपर्टी हमने देखी थी टेक्स्ट फील्ड की, एंट्री रिक्वायर्ड एंड डिफॉल्ट वैल्यू प्रॉपर्टीज टेबल फील्ड में। ठीक है, किस फील्ड में देखी थी? टेबल फील्ड में। एंट्री रिक्वायर्ड एंड डिफॉल्ट वैल्यू प्रॉपर्टी, इन दोनों का क्या मतलब है, ये दोनों एक दूसरे से कैसे डिफर करती हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको एक तरीके से फिर से डिफरेंस से लिखना है कि एंट्री रिक्वायर्ड और डिफॉल्ट वैल्यू में क्या डिफरेंस है। जो भी पॉइंट आप लिखने वाले हो, यहाँ पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 पॉइंट जरूर लिख कर आना ताकि आपके 2 मार्क्स इजीली हो सकें कंप्लीट। सो एंट्री रिक्वायर्ड इफ सेट टू यस देन इट विल बी नेसेसरी फॉर यूजर टू इंसर्ट द वैल्यू इन द फील्ड। एंट्री रिक्वायर्ड नाम से समझ में आ रहा है, किसी टेबल की प्रॉपर्टी जब आप सेट कर देते हो एंट्री रिक्वायर्ड, मतलब कि आपने यदि उसकी प्रॉपर्टी यस सेट करी तो अब आप उसे ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हो। उस पर्टिकुलर सेल में आपको वैल्यू कुछ ना कुछ फिल करनी है, उसमें कुछ ना कुछ एंट्री करनी ही है। ठीक है, यू हैव टू इंसर्ट द एंट्री व्हिच मींस दैट फील्ड कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। इसका मतलब कि आप उसे खाली नहीं छोड़ सकते हो, इस प्रॉपर्टी का ये मतलब है। नेक्स्ट देखते हैं डिफॉल्ट वैल्यू। अ डिफॉल्ट वैल्यू कैन बी सेट फॉर अ फील्ड इफ यूजर डोंट प्रोवाइड एनी वैल्यू व्हाइल एंटरिंग द वैल्यू इन द टेबल। डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि यदि टेबल में आपने कोई वैल्यू एंटर नहीं भी करी है, तो यदि आपने उसकी प्रॉपर्टी डिफॉल्ट वैल्यू सेट करी तो ऑटोमेटिकली उसमें वैल्यू फिल हो जाएगी, भले ही आप उसमें वैल्यू फिल करो या ना करो। सपोज कोई कंपनी है, उस कंपनी में जितने भी इंप्लॉइज है सारे मेल इंप्लॉइज हैं, फीमेल नहीं है। ठीक है, मेल इंप्लॉइज है। तो जब आपने एक टेबल बनाई और उस टेबल में यहां पर एक जेंडर वाला हमने कॉलम बनाया, तो अब इस जेंडर वाले कॉलम में जो भी फील्ड है यहां पे आपने सेट कर दी उसकी वैल्यू m। कौन सी वैल्यू सेट करी? इसकी डिफॉल्ट वैल्यू प्रॉपर्टी सेट कर दी। तो अब यहां पे हर बार आपको mm एंट्री करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली यहां पे फिल हो जाएगा m। तो इसे कहते हैं डिफॉल्ट वैल्यू। समझ में आया ना? लेकिन वही हम बात करते हैं यहां पर किसकी? एम्प्लॉय के नंबर की। तो एम्प्लॉय नंबर हर एक एम्प्लॉय का अलग अलग होगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमने सेट कर दी क्या? एंट्री रिक्वायर्ड, कि कोई भी एक भी ऐसा एम्प्लॉय नहीं होगा जिसका एम्प्लॉय नंबर नहीं हो। तो यहां पे आपको इसमें एंट्री करना बहुत जरूरी है, इसको आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हो, है ना। सपोज एम्प्लॉय नंबर 101, तो ये m ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू हमने डिफॉल्ट वैल्यू सेट की हुई है। 102 आपने एंटर किया, इसको आप ब्लैंक नहीं, जैसे आप इसको ब्लैंक छोड़ोगे तो एक एरर जनरेट होगी, कांट ब्लैंक दिस सेल। आप इस सेल को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हो, यहां आपको एंट्री करना जरूरी है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया कि डिफॉल्ट वैल्यू और एंट्री रिक्वायर्ड में क्या डिफरेंस है। एंट्री रिक्वायर्ड यदि आप सेट करते हो किसी टेबल का, मतलब कि आपको उस सेल में एंट्री करना कंपलसरी है, आप उस सेल को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हो। डिफॉल्ट वैल्यू मतलब कि किसी सेल की वैल्यू आपने डिसाइड कर दी, किसी कॉलम की वैल्यू डिसाइड कर दी कि सभी इंप्लॉयज के लिए, सारी पूरी टेबल के लिए एक जैसी वैल्यू रहना है। ठीक है, तो वो वैल्यू ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। आप उसको नहीं भी फिल करोगे, उससे ब्लैंक भी छोड़ोगे तो वहां वैल्यू ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। तो इसे, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिफॉल्ट वैल्यू। अच्छे से समझ में आ गया? ओके, एग्जांपल से समझाया तो ज्यादा अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, What is referential integrity? Referential integrity क्या होता है? Explain its two purposes. अब referential integrity नाम से समझ में आ रहा है कि टेबल में जो आप एंटर करते हो ना वैल्यूज, उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का यूज करते हैं। डेटाबेस का एक बहुत ही, हम बोले कि इंपॉर्टेंट फीचर है ये। ठीक है, एमएस एक्सेस में हमने प्रैक्टिकल देखा डेटाबेस का। इसके अलावा आप कोई सा भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर यूज करते हो, ओरेकल, माइस्क्यूएल, जिसमें कमांड लेवल पे वर्क किया जाता है ना, वहां पे भी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हो, मतलब आपका जो डेटाबेस है ना वो बहुत सही बनने वाला है, उसमें कोई भी यूजर किसी भी तरीके का कोई डमी डेटा एंटर नहीं कर सकता है। ये होता है इसका फायदा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का, है ना। मतलब एक एग्जांपल से समझाती हूँ, जैसे कि मैंने ऐसा कहा कि हमने एक स्टूडेंट टेबल बनाई, तो स्टूडेंट टेबल में जो स्टूडेंट का नंबर है या रोल नंबर वाला कॉलम है, तो रोल नंबर वाला कॉलम ब्लैंक नहीं होना चाहिए। ये हमने एक रूल लगा दिया उस पे कि रोल नंबर वाला कॉलम ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अब जब भी कोई यूजर या कोई टीचर या कोई भी पर्सन उस टेबल में रोल नंबर की एंट्री करेगा तो उस कॉलम को ब्लैंक नहीं छोड़ सकता, क्योंकि हमने उस पर ये रूल अप्लाई किया हुआ है। ये रूल क्यों अप्लाई किया? ताकि टेबल की इंटीग्रिटी मेंटेन रहे,
टेबल में जब तक रोल नंबर होगा तभी तो आप सारे स्टूडेंट को इजीली फैच कर पाओगे। रोल नंबर की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, रोल नंबर रिपीट नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं ना, कोई दो स्टूडेंट के सेम रोल नंबर नहीं हो सकते हैं, तो रोल नंबर से आप इजीली हर चीज को ट्रैक कर सकते हो। तो रोल नंबर ब्लैंक नहीं होगा, बाकी आप कोई और वैल्यू को ब्लैंक कर सकते हो, लेकिन रोल नंबर ब्लैंक नहीं होना चाहिए। तो हमने ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी लगा दी, हमने ये रूल अप्लाई कर दिया, है ना। सो क्या होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, और इसके दो पर्पस, क्या पर्पस है इसको यूज करने का रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को, वो लिखना है। तो पहले तो व्हाट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ये 1 मार्क का हो गया, है ना, इसको आपको 1 मार्क के हिसाब से करना है, फाइन। इसके बाद दो पर्पस है, तो आधे आधे मार्क्स के 2 पर्पस हो गए, ठीक है, हो गए पूरे 2 मार्क्स। तो जो भी लिख कर आओगे बहुत पॉइंट टू पॉइंट और सही लिख कर आना है ना। सो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज यूज्ड टू मेंटेन एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी, दिस इज द मेन पॉइंट कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रिलेशनशिप में, टेबल में जो डेटा एंटर किया है उसकी एक्यूरेसी और उसकी कंसिस्टेंसी के लिए होता है। In base, data can be linked between 2 or more tables with the help of primary key and foreign key constraint. तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट होते हैं, जो अभी मैं रोल नंबर वाला कंस्ट्रेंट आपको बता भी रही थी, उसे हम प्राइमरी की कंस्ट्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी की। वो कॉलम जिसकी वैल्यू एंटर करना कंपलसरी है, जिससे आप हर एक एक रिकॉर्ड को यूनिकली फैच कर पा रहे हो, यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी की। तो प्राइमरी की और फॉरेन की कंस्ट्रेंट, ये 2 टाइप के कंस्ट्रेंट होते हैं जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के अंदर आते हैं, जिनके थ्रू हम 2 टेबल्स को आपस में लिंक कर सकते हैं। समझ में आ गई मेरी बात अच्छे से? सो अब इसमें रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हेल्प्स टू अवॉइड, किस चीज को अवॉइड करता है ये? तो यहां पे 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, कोई भी 2 पॉइंट आपको लिखकर आने हैं। फर्स्ट है रिकॉर्ड कैन बी एडेड टू रिलेटेड टेबल इफ देयर इज नो एसोसिएटेड रिकॉर्ड अवेलेबल इन प्राइमरी की, primary table. The values can be modified in primary if dependent records are present in associated table. Deleting records from a primary key table if there are any matching records available in associated table. तो यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई भी 2 पॉइंट आपको अच्छे से लिखकर आने हैं। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की वीडियो अवेलेबल है प्रैक्टिकल के साथ, वहां से भी आप उसे एक्सेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी लिंक, प्लेलिस्ट की लिंक अवेलेबल है, ठीक है। सो जिसने भी वीडियोस नहीं देखे तो वहां से जाके वीडियोस को देखें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, आइडेंटिफाई द कॉलम्स एंड डेटा टाइप्स ऑफ अ टेबल एयरलाइंस, मेंशन एट लीस्ट 4 कॉलम्स विद डेटा टाइप। देखो यहां पे आपको क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द कॉलम्स एंड डेटा टाइप ऑफ टेबल। ये आपको आंसर प्रिपेयर करके आना है। मतलब एक एयरलाइंस का डेटाबेस है, अब एयरलाइंस का डेटाबेस है तो इस डेटाबेस में आपके हिसाब से क्या कॉलम्स हो सकते हैं, है ना, और उन कॉलम्स में जो वैल्यू होगी वो किस टाइप की हो सकती है। तो कॉलम्स कौन से होंगे एयरलाइन डेटाबेस में और उसमें कौन सी टाइप की वैल्यू होगी वो आपको यहां पे बताना है 2 मार्क्स में, ओके। और मेंशन एटलीस्ट 4 कॉलम्स, और कम से कम आपको एयरलाइन डेटाबेस में 4 कॉलम और उसके डेटा टाइप को तो बताना ही है। 4 कॉलम लिख दिया मतलब कि हाफ मार्क्स के होंगे, तभी ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। तो जैसे यदि मैं यहाँ एयरलाइंस की जगह स्टूडेंट बोलती हूँ कि स्टूडेंट डेटाबेस बनाओ और उसमें एक टेबल बनाओ और उसके 4 कॉलम बताओ और उसमें आप कौन सी वैल्यू को एंटर करने वाले हो, तो हम जल्दी से बता देते हैं। एयरलाइंस के बारे में भी आप जल्दी से बता दोगे। हालांकि क्या होगा कि स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, नाम होगा, फादर्स नेम होगा, मदर्स नेम होगा, फीस होगा, क्लास होगा, कोर्स होगा, ठीक है। अब इनमें किस तरीके की इंफॉर्मेशन होगी, नाम में जो होगा स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू होगी, टेलीफोन नंबर होगा तो उसमें नंबर टाइप की वैल्यू होगी, रोल नंबर होगा तो उसमें आप मिक्स्ड डेटा टाइप ले सकते हो, मेमो जैसा कि हो सकता है R101 ऐसा रोल नंबर भी हो सकता है ना। तो बस ऐसे ही आपको यहाँ पे भी बताना है। आई जस्ट गिव द एग्जांपल। तो अब एयरलाइंस में क्या होता है, फ्लाइट्स होती हैं तो फ्लाइट का नंबर होगा, अब डिपार्चर टाइम होगा, आने वाला टाइम होगा, राइट, कितने नंबर ऑफ पैसेंजर्स होंगे वो होगा, ठीक है, क्या टोटल फेयर होगा उसका वो होगा। सो यहाँ पे हमने देखो कितने 1 2 3 4 5 6 जो है कॉलम्स बताए हैं कि एयरलाइन वाले जो टेबल है उसमें आप ये 6 कॉलम बना सकते हो और इन 6 कॉलम्स का क्या डेटा टाइप होगा, इनमें कैसी वैल्यू होगी वो आप एंटर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लाइट नंबर, नंबर ऑफ पैसेंजर, एयरलाइंस, अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम, फेयर्स, ये हो गए कॉलम्स। इनमें से कोई भी 4 कॉलम ही लिख कर आने हैं, क्योंकि आपसे यहाँ पे 4 कॉलम बोला है कि एटलीस्ट 4, आप 5 भी लिख कर आ सकते हो और मार्क्स नहीं कटेंगे, है ना, ऐसा नहीं, लेकिन कम मत लिख कर आना, 3 मत लिख कर आना तो मार्क्स कट जाएंगे। आप ज्यादा लिख सकते हो लेकिन कम नहीं लिखना है, यह हमें ध्यान रखना है ना। सो फ्लाइट नंबर किस तरीके की वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, टेक्स्ट टाइप की, ठीक है। नंबर ऑफ पैसेंजर कितने होंगे, इंटीजर में मेजर करेंगे तो इंटीजर, एयरलाइन टेक्स्ट में होगा,
अराइवल टाइम मतलब कि डेट और टाइम में इसकी वैल्यू हो सकती है। डेट टाइम डेटा टाइप पढ़ा था ना, अराइवल टाइम में इस डेट को इस टाइम पर, तो डेट टाइम दोनों इसका डेटा टाइप हो सकता है। इसी तरीके से डिपार्चर टाइम का भी डेट टाइम होगा। फेयर वो फ्लोट में होगा, ठीक है, जो भी आपका फेयर होगा, सपोज आपका फेयर 1050 है, ठीक है, तो पॉइंट में भी आंसर आ सकता है। ओके, तो इस तरीके से आपको डेटा टाइप्स और कॉलम्स को स्पेसिफाई करना है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, देखो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में। अब ये जरूरी नहीं है, इन्होंने यहाँ एयरलाइन का डेटाबेस पूछा है, कॉलम और डेटा टाइप पूछा है, कोई सा भी डेटा टाइप आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मतलब एयरलाइन की जगह आपसे हॉस्पिटल का बोल सकते हैं, बना दो, ठीक है, या आपसे कोई रेलवे रिजर्वेशन का बोल सकते हैं, ठीक है। सो कोई सा भी आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बस आपको ध्यान रखना है कि आपको आंसर कैसे लिख कर आना है। ओके, नाउ यहां पे देखो शायद फिनिश हो गए आपके, शायद नहीं हो गए फिनिश सेक्शन नंबर बी, जिसमें हमने 6 और 6 टोटल 12 क्वेश्चन देखे। 7 से लेकर 12 क्वेश्चन थे एक एक मार्क्स के, जिसमें से 6 क्वेश्चन थे 4 अटेम्प्ट करने थे। 13 से लेकर 18 फिर 6 क्वेश्चन थे, जिसमें से कोई भी 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे जो 2 मार्क्स के थे। अपने माइंड में भी बिठा लो बहुत अच्छे से, यदि पेपर पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आ गया तो अब आप जो स्टडी करने वाले हो ना, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं हमारे पास में एग्जाम को आने में, 24 या 23 में आपका एग्जाम है, 23 कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो 24 आईटी है, राइट। तो बहुत कम दिन बचे हैं और आपकी स्टडी अब आपको स्टार्ट कर देना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। क्यों? क्योंकि अब आपको पेपर पैटर्न पता चल चुका है, क्वेश्चन आंसर्स पता चल चुके हैं किस तरीके से आने हैं, चैप्टर्स पता है। अब तो आपके पास वन शॉट रिविजन्स, एमसीक्यूज वगैरह सारी चीजें अवेलेबल है, मैग्नेट ब्रेन्स की वीडियोस अवेलेबल है ना, तो कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे भी जाने की जरूरत नहीं है। पेपर पैटर्न पता है, सारी चीजें पता है, तो बस पढ़ाई स्टार्ट कर दो और क्या। अब सेक्शन नंबर सी, जो कि लास्ट सेक्शन है, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पर है, ठीक है। कॉम्पिटेंसी जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, कुछ एक्टिविटी बेस्ड, कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। अब ये जो सेक्शन है वो आपका है कितने मार्क्स का? 8 मार्क्स का। मतलब यहाँ पे आपको अटेम्प्ट करना है कोई भी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 3 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन की आपको यहाँ पे मिलनी है चॉइस। 3 क्वेश्चन में से कोई से भी 2 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, जो कि होंगे 4 मार्क्स के, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस होंगे ये बेस्ड होंगे आपके अगेन ऑन विच यूनिट? ये होंगे आपके पार्ट बी पर बेस्ड, डेटाबेस एंड वेब सिक्योरिटी पे बेस्ड, जिस पे बेस्ड अभी हमने सेक्शन बी देखा, ठीक है। सो मैंने क्या बताया आपको कि जो सेक्शन बी और सी है वो पार्ट बी पर बेस्ड है, 20 मार्क्स का है, उस पर फुल फोकस करना है और अच्छे से प्रिपेयर हमें उसे करना है। फाइन। सो राहुल एंड अमित आर वर्किंग ऑन अ स्कूल प्रोजेक्ट असाइन टू देम बाय देयर टीचर। देखो अब आगे ना एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया कि राहुल और अमित 2 स्टूडेंट है जो एक स्कूल प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, जो कि उसके टीचर ने असाइन उन्हें किया है। दे हैव टू सेंड इंस्टेंट मैसेजेस टू ईच अदर। अब वो जब प्रोजेक्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो इंस्टेंट मैसेजेस कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब किसी एप्लीकेशंस के थ्रू चैट कर रहे हैं आपस में, एंड ऑल्सो डू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करते हैं स्कूल आवर्स में इन ऑर्डर टू कंप्लीट प्रोजेक्ट ऑन टाइम, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकें। मतलब वो मिल नहीं पा रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, एक तरीके से चैट का यूज कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज कर रहे हैं, ताकि वो टाइम पर अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करके सबमिट कर सके टीचर को, ठीक है। ये उनका हो गया एक कंडीशन कि ये है चीज। अब इस पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो पहला क्वेश्चन इस पर बेस्ड है, सजेस्ट एनी 4 गुड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर दैट दे कैन यूज। तो यहाँ पे जब वो इंस्टेंट मैसेजेस का यूज कर रहे हैं तो उसके लिए वो कौन सी एप्लीकेशंस का यूज कर रहे हैं, तो 4 आपको बेस्ट इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर के नाम बताने हैं। तो देखो ये चैप्टर कौन सा है आपका, यूनिट नंबर 4 वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी का इंस्टेंट मैसेजिंग वाला चैप्टर है ना, जिसमें हमने इंस्टेंट मैसेजिंग को बहुत डिटेल में पढ़ा था। वेब बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स है, कैसे हेल्पफुल है, क्या बेनिफिट्स है, सारी चीजें पढ़ी थी, राइट। प्रैक्टिकल भी देखा था जिसमें हमने इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था। कौन से 2 इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर थे जो इंपॉर्टेंट थे, जो जनरली पॉपुलर है, यूज हो रहे हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं। व्हाट्सएप हो गया आपका, गूगल हैंगआउट हो गया, टेलीग्राम हो गया, इंस्टा मैसेंजर हो गया, बहुत सारे मैसेंजर्स अवेलेबल है, राइट। सो यहाँ पे देखो गूगल टॉक, याहू मैसेंजर, स्काइप, विंडोज लाइव मैसेंजर, रेडिफ बोल, MS टीम्स, जूम एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं जिनका आप नाम लिख सकते हो। क्लियर, समझ में आया? ये है। अब इनमें से आपको 4 लिखना है, 4। तो यहाँ तो बहुत सारे हैं, तो कोई भी 4 आप आसानी से लिख सकते हो, राइट। अब 4 पूछा है, मतलब 4 मार्क का क्वेश्चन है, और ये आपके 2 पार्ट में डिवाइड है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हाफ मार्क्स के होगा। ये जो पहला पार्ट है ये 2 मार्क्स का है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो 2 मार्क्स का है, मतलब हाफ हाफ नंबर के आपके क्या हो गए, हाफ हाफ नंबर के 4 इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर के नाम हो गए। तो यदि एक भी गलत लिखा तो आपका हाफ मार्क्स चला जाएगा। वैसे तो कोई गलत लिख कर आएगा नहीं, क्योंकि इंस्टेंट मैसेजिंग सबको बहुत पसंद है, सारे स्टूडेंट करते भी होंगे चैटिंग वगैरह, राइट। और ये जो स्कूल प्रोजेक्ट है वो तो सभी बनाते हैं, स्कूल प्रोजेक्ट है ना, बहाना ले लेके भी अपनी मम्मी से मुझे प्रोजेक्ट के बारे में बात करना, और कॉल करते हैं, बात करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, चैट करते हैं, राइट। सो यहाँ पे आपको बस वही करके आना है, नाम लिख कर आना है, इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर के सही सही नाम लिख कर आना है। 4 लिख कर आना, 4 से कम मत लिख कर आना, हाफ हाफ मार्क्स के होंगे चारों। ओके, अब अपार्ट फ्रॉम कंप्यूटर्स लिस्ट 4 हार्डवेयर दैट राहुल एंड अमित नीड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब भाई वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करते हैं, गूगल व्हाट्सएप का तो यूज कर ही रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी यूज कर रहे हैं, तो 4 हार्डवेयर के नाम बता दो जिनका यूज करके वो क्या कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, कंप्यूटर के अलावा। क्या पूछा है, कंप्यूटर को छोड़कर, अपार्ट फ्रॉम कंप्यूटर 4 हार्डवेयर के नाम बताओ जिसको राहुल और अमित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जरूरी है, उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज कर रहे हैं। तो कंप्यूटर के अलावा किसकी जरूरत होती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, हेडफोन की जरूरत होती है, आवाज कैसे सुनोगे, ठीक है, वेबकैम की जरूरत होती है, देखेंगे कैसे एक दूसरे को, राइट। इसके अलावा माइक्रोफोन की जरूरत होती है, स्पीकर की जरूरत होती है। सो क्या हो गए वो 4 डिवाइसेस, हेडफोन, स्पीकर, माइक्रोफोन, वेब कैमरा, अच्छी क्वालिटी का इंटरकनेक्ट कनेक्शन भी चाहिए, सही है ना, नहीं तो आपकी आवाज सुनने में नहीं आएगी, प्रॉपर कट कट के आवाज आएगी, वॉइस ब्रेक होगी, वीडियो स्लो प्ले होगी, ठीक है, बहुत सारी चीजें होंगी। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको जरूरी हैं। 4 हार्डवेयर पूछा था, इसलिए हार्डवेयर डिवाइसेस के नाम हमने बता दिए कि हेडफोन, स्मार्टफोन, माइक्रोफोन और वेब कैमरा। दिस 4 डिवाइसेस अपार्ट फ्रॉम कंप्यूटर नीडेड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अगेन दिस ऑल आर ऑफ हाफ मार्क्स, क्योंकि ये भी आपका हो गया 2 मार्क्स का। टोटल मिला के ये क्वेश्चन आपका बन गया कितने का, 4 मार्क्स का। समझ गए ना अच्छे से, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन फर्स्ट। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। राहुल हैज परचेज्ड सम स्टेशनरी आइटम्स फ्रॉम एन ऑनलाइन साइट। अब ऑनलाइन साइट मतलब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वाले चैप्टर की बात कर रहे हैं हम। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वाला चैप्टर पढ़ा था ना, ओके हर कोई करता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ऑनलाइन वेबसाइट्स का आप यूज करते हो, अमेजॉन, मिंत्रा वगैरह सारी वेबसाइट्स है ना, स्नैपडील वगैरह। सो ऑनलाइन वेबसाइट से राहुल ने कुछ स्टेशनरी आइटम को परचेज किया। आप क्या खरीदते हो, बहुत सारी चीजें खरीदते हो ना, स्पेशली क्लॉथ्स वगैरह, राइट, कुछ बुक्स वगैरह, है ना। सो राहुल ने क्या परचेज किया, स्टेशनरी आइटम परचेज किया ऑनलाइन साइट से। ही हैज टू मेक ऑनलाइन पेमेंट। अब उसने ऑनलाइन खरीदा तो उसने ऑनलाइन पेमेंट भी किया फॉर द आइटम टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए उसने ऑनलाइन पेमेंट भी किया। हेल्प बाय आंसरिंग हिज फॉलोइंग क्वेरीज। तो क्वेश्चन का हमारा क्या था, कंडीशन क्या थी कि राहुल ने किसी ऑनलाइन वेबसाइट का यूज करके कुछ स्टेशनरी आइटम खरीदे और उसका ऑनलाइन पेमेंट किया ताकि उसका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो सके। अब इस पर बेस्ड पहला क्वेश्चन, सजेस्ट एनी 2 ऑप्शन दैट ही कैन यूज टू मेक पेमेंट ऑफ हिज बिल ऑन द ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट। जिस शॉपिंग वेबसाइट का उसने यूज किया और उसने पेमेंट किया, तो उसने पेमेंट का कौन सा मोड यूज किया होगा, उसने कौन से ऑप्शन का यूज किया होगा पेमेंट करने के लिए। तो पेमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है, 4 से 5 ऑप्शंस मैंने इस चैप्टर में एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है, जो कि सेफ हैं। तो यहाँ पे आपको उनमें से 2 ऑप्शन का नाम बताना है, जो कि किस अकॉर्डिंग होगा ये क्वेश्चन आपका, हाफ मार्क्स फॉर ईच करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो क्या होगा बताओ, 2 ऑप्शंस, कैसे पेमेंट करोगे आप। तो पेमेंट करने के लिए या तो हम क्रेडिट कार्ड का यूज करेंगे, या हम डेबिट कार्ड का यूज करेंगे, या आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज करोगे, या फिर आप यूपीआई का यूज करोगे, पेटीएम, गूगल पे वगैरह का यूज करोगे, राइट। सो दिस आर दी 4-5 वेज थ्रू विच वी डू दी ऑनलाइन पेमेंट, है ना। सो यहाँ पे आपको कोई भी 2 ऑप्शन के नाम लिखना है, या तो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड लिखो, या डेबिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग लिखो, या यूपीआई पेमेंट लिखो, कोई भी 2 आपको यहाँ पे नाम लिख कर आने हैं, ठीक है, हाफ ऑफ मार्क्स के होंगे। नेम एनी 2 सिचुएशन वेयर ऑनलाइन शॉपिंग कुड बी यूज्ड। अब ऐसी 2 सिचुएशन बता दो जहां पे ऑनलाइन शॉपिंग यूजफुल है। तो ऑनलाइन शॉपिंग क्यों यूजफुल है, मतलब यहां पर आपको ऑनलाइन शॉपिंग के एडवांटेज बेनिफिट बताने हैं। अब हर एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन रिजर्वेशन वगैरह जो भी करते हो उनके एडवांटेजेस पढ़े हैं हमने, है ना। तो ऑनलाइन शॉपिंग के क्या एडवांटेजेस हैं, पहला एडवांटेजेस कि कस्टमर को बाहर नहीं जाना होता, फिजिकली कहीं ट्रैवल नहीं करना है, वो घर में किसी भी टाइम पर 24/7 आवर्स वो ऑनलाइन वेबसाइट का यूज कर सकता है, ट्रांजेक्शन कर सकता है, शॉपिंग कर सकता है, बस हो गए। सो कस्टमर डज नॉट हैव सफिशिएंट टाइम टू विजिट स्टोर। जब
तब वो ऑनलाइन शॉपिंग का यूज करता है ना, कि जब उसके पास में टाइम नहीं है कि वो जाए बाहर और स्टोर्स को विजिट करे। विजिटिंग अ स्टोर इज मोर एक्सपेंसिव, अब वहां जाने में उसको ट्रैवल करना पड़ेगा, कन्विंस कॉस्ट लगेगा, ठीक है, एंड परचेसिंग अ प्रोडक्ट ऑनलाइन, और हो सकता है उसे कुछ ऑफर्स भी ना मिले, तो कहीं ना कहीं ये चीजें क्या हो सकती है, उसके लिए एक्सपेंसिव हो सकती है। अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज नॉट अवेलेबल इन द लोकल मार्केट इज अवेलेबल ऑनलाइन। कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो कि लोकल मार्केट में नहीं मिलती, आपको सिर्फ ऑनलाइन ही मिलती है। होता है ना, जो लेटेस्ट फोन्स होते हैं वो जनरली मार्केट में नहीं आए होते लेकिन ऑनलाइन अवेलेबल हो जाते हैं। कुछ ऐसी बाइक्स होती हैं, कुछ ऐसी बुक्स होती हैं, कुछ ऐसे क्लॉथ्स होते हैं जो आपको ऑनलाइन ही मिलते हैं, ऑफर के साथ मिलते हैं, लेकिन आपको मार्केट में वो उस ऑफर के साथ में या लेटेस्ट है तो मार्केट में अभी नहीं आए हुए होते हैं। तो ये भी एक रीजन होता है कि हम ऑनलाइन परचेसिंग करते हैं। ओके, तो ऑनलाइन परचेसिंग की सबसे पहली चीज कि आपको बाहर नहीं जाना है तो आप ऑनलाइन परचेस करो। आपके पास टाइम नहीं है बाहर जाने के लिए, 24/7 आपके लिए ऑनलाइन वेबसाइट्स अवेलेबल है, वहां वो उनका यूज कर सकते हो आप। तो यहाँ पे 2 सिचुएशन लिखनी थी, हमने यहाँ 3 सिचुएशन बताई हुई है, इनमें से कोई भी 2 लिखकर आना कंपलसरी है, हाफ मार्क्स का होगा। तो 1 नंबर का क्वेश्चन ये है, 1 नंबर का ये है, इसी पर बेस्ड 2 क्वेश्चन और हैं, ताकि ये हो जाने वाला है आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड है इसमें नेम एनी 2 पॉपुलर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वेबसाइट। नाउ नेक्स्ट वन के लिए ये है कि 2 पॉपुलर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वेबसाइट के नाम बताने। तो 2 पॉपुलर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वेबसाइट्स के नाम अब आपसे अच्छा कौन जान सकता है, क्योंकि आप सभी भी शॉपिंग करते हो, मैं भी शॉपिंग करती हूँ। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्नैपडील, बहुत सारी है ना। सो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्नैपडील वगैरह, आप मीशो वगैरह किसी का भी नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। 2 आपको वेबसाइट के नाम मेंशन करके आना कंपलसरी है, 1 मत मेंशन करके आना। 4 लिख दोगे चल जाएगा, लेकिन 1 नहीं लिखना, ठीक है। हाफ मार्क्स के 2 है, ओके, 1 मार्क का क्वेश्चन है। राइट फुल फॉर्म ऑफ सीओडी इन रेफरेंस टू ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग में सीओडी का क्या फुल फॉर्म होता है, देखा होगा जनरली वेबसाइट्स पे आपने सीओडी दिखता होगा। सीओडी मतलब कि कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है, कि जो भी आपने शॉपिंग किया हुआ है, आपने कोई शर्ट परचेज की है न्यू, तो आप उसका पेमेंट तभी करोगे, आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर रहे हो, आप उसका पेमेंट ऑनलाइन भी करोगे तो तभी करोगे जब वो शर्ट आपके पास में आ जाएगी, आपका ऑर्डर आप तक डिलीवर हो जाएगा, देन यू हैव टू पे द पेमेंट, ठीक है। तो आप कैश पे करने वाले हो जब आपको ऑर्डर आपका फुलफिल हो जाएगा, आपके पास में आ जाएगा, शर्ट आपको मिल जाएगी तब। तो कैश ऑन डिलीवरी इज द फुल शॉर्ट फॉर्म ऑफ सीओडी। समझ में आ गया कि कैश ऑन डिलीवरी क्या है, सीओडी को रेफरेंस कर रहा है। फाइन, सो यहाँ पे देखो इसका पूरा 1 मार्क है, राइट। तो अब इस तरीके से क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि ये क्वेश्चन था राहुल वाला, जिसमें आपको 4 सब पार्ट दिए हुए थे और 1-1 मार्क्स के चारों सब पार्ट थे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने 2-2 मार्क्स के सब पार्ट देखे थे। फाइन, कैसे लिखना है आंसर, किस तरीके से लिखना है, ऑप्शंस पूछ रहे हैं, उसमें एग्जाम्पल्स पूछ रहे हैं, तो आधे मार्क्स के एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल भी प्रॉपर लिख कर आना है। ये क्लियर है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। फाइन, लास्ट क्वेश्चन नंबर 21। तो अभी हमने कितने 19, 20 और 21 क्वेश्चन पे हम हैं। इन तीनों में से आपको कोई से भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, और दोनों क्वेश्चन हमने देख लिए ना कैसे हैं दोनों क्वेश्चन, और ये जो थर्ड क्वेश्चन है कहीं ना कहीं ये भी डीबीएमएस पर बेस्ड है। तो तीनों क्वेश्चन आपके बेस्ड हैं लास्ट पार्ट पे, पार्ट बी, जिसमें डेटाबेस और वेब सिक्योरिटी हमने देखा। तो फिर से बता रही हूं, बार बार बता रही हूं कि पार्ट बी बहुत अच्छे से करना, एक चीज भी उसकी लीव मत करना, ठीक है, क्योंकि 20 मार्क्स का आपसे एग्जाम में पूछेंगे वो। अब ये क्वेश्चन देखो, 21 क्वेश्चन, ये पूरी एक टेबल आपको यहाँ पे दिख रही है ना इजिली, फाइन, जिसमें क्या लिखा है, नंबर लिखे हुए हैं, कॉलम नंबर, नाम वाला कॉलम है, एज वाला कॉलम है, सब्जेक्ट कॉलम है, डेट ऑफ ज्वाइन, सैलरी एंड जेंडर। ये सारे कॉलम्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, नंबर, नेम, एज, सब्जेक्ट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी, जेंडर। तो इस कॉलम से देखकर क्या समझ में आ रहा है कि ये कोई इंप्लॉय का या कोई स्टाफ डिटेल है जिसका पूरा डेटा आपको यहाँ शो हो रहा है। तो नंबर क्या है एम्प्लॉय का, या हम बात करें किसी स्टाफ की, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स में यहाँ पे एंट्री हुई है। नाम क्या है स्टाफ का या एम्प्लॉय का, जुगल, प्रतिज्ञा, संदीप, संगीता, सतीश, श्याम, शिव, ओम, शलाखा, ठीक है। एज उनकी मेंशन है 34, 31 रिस्पेक्टिवली। सब्जेक्ट क्या पढ़ाते हैं या स्टाफ है तो क्या उनका डिपार्टमेंट है, क्या सब्जेक्ट है, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, साइंस, मैथ्स, साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर, ओके। देन डेट ऑफ ज्वाइन, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग दी हुई है कि उन्होंने कब ऑर्गेनाइजेशन को, स्कूल को ज्वाइन किया था। सैलरी भी दी हुई है 12,000, 20,000, 30,000, 40,000। जेंडर लिखा हुआ मेल फीमेल, मेल फीमेल। तो ये पूरी एक टेबल आपको यहाँ शो हो रही है, जो कि एक टीचर टेबल हम बोल सकते हैं या एक स्टाफ की टेबल है, ठीक है, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट हैं जो कुछ टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उनकी एज है, उनके डेट ऑफ ज्वाइन है, उनकी सैलरी और जेंडर लिखा हुआ है। टेबल देखकर हमें ये समझ में आ गया। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस, राइट एसक्यूएल कमांड्स। अब इस टेबल के लिए आपको एसक्यूएल कमांड लिखनी है। क्या लिखनी है?
SQL कमांड। तो डेटाबेस में मैंने SQL कमांड के थ्रू कैसे टेबल क्रिएट करना है ना। डिजाइन व्यू का यूज भी किया था हमने, और SQL कमांड में आप कैसे टेबल क्रिएट करते हो, कमांड से आप कैसे टेबल से वैल्यू को एक्सेस करते हो, सब चीजें प्रैक्टिकली की हुई हैं। वीडियोस के जो प्रैक्टिकल्स के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। अब कमांड्स देखते हैं। कमांड्स क्या पढ़ी थी हमने? क्रिएट, इंसर्ट, सिलेक्ट, ये बेसिक कमांड्स थी जो मैंने पढ़ाई थी आपको। पहली कमांड, टू शो ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट IT टीचर्स। अब जो भी IT टीचर्स हैं उनकी पूरी इंफॉर्मेशन शो करवानी है। क्या करवानी है? जो IT टीचर है उनकी पूरी इंफॉर्मेशन शो करवानी है, डिस्प्ले करवानी है। तो जब कोई चीज आपको डिस्प्ले करवानी है, शो करवानी है, तो हम यूज करते हैं कौन सा स्टेटमेंट? सिलेक्ट स्टेटमेंट। अब IT टीचर कौन कौन से हुए? जो कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं वही IT टीचर है, ठीक है। जैसे मैं पढ़ा रही हूं तो आपके IT टीचर हूं जुगल और शिवम, ये दो ऐसे टीचर हैं जो कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, और इनकी पूरी डिटेल हमें एक्सेस करनी है। मतलब यहाँ टेबल से हमें इनकी पूरी डिटेल को सिलेक्ट करवाना है, शो करवाना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? सिलेक्ट स्टार। स्टार किसके लिए यूज होता है? स्टार यूज होता है जब आपको टेबल का पूरा डेटा सिलेक्ट करना है। तो टेबल में से हमें जिन पूरे कॉलम्स को एक्सेस करना है, किस टेबल से? टीचर्स टेबल से। वो टेबल का नाम क्या है? टीचर्स टेबल, जहां पर सब्जेक्ट इक्वल्स टू क्या होगा? कंप्यूटर। तो ये लाइन अच्छे से समझ में आ गई ना? क्या समझाया मैंने यहाँ पर कि इस पूरी टेबल को सिलेक्ट करें, इस पूरी टेबल के डेटा को सिलेक्ट करें, मतलब इस पूरी टेबल के सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करें। किसका मतलब हुआ? ये स्टार का मतलब हुआ कि सिलेक्ट स्टार। सारे कॉलम सिलेक्ट हो गए। कहां से? इस टेबल का नाम है टीचर्स, इस टेबल से, फ्रॉम टीचर्स। अब इस पूरी टेबल से, टीचर टेबल से सारे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन हमें उन कॉलम को सिलेक्ट करवाना है जहां पे IT टीचर का सब्जेक्ट होगा। तो यहां पे आपने लिखा कि जहां पर वेयर सब्जेक्ट इज इक्वल्स टू कंप्यूटर, तो जहां सब्जेक्ट कंप्यूटर मिलेगा वो पूरी रो का डेटा उठ कर आएगा, ना कि पूरी टेबल का। समझ में आया? सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स वेयर सब्जेक्ट इक्वल्स टू कंप्यूटर। कंप्यूटर एक डेटा है, टेबल का एक वैल्यू है, तो डबल इन्वर्टेड में लिखना पड़ेगा आपको, ओके, एज इट इज मैच होगा सब्जेक्ट की वैल्यू में। नेक्स्ट देखो, टू लिस्ट द डिटेल ऑफ ऑल टीचर्स हु आर गेटिंग सैलरी बिटवीन 20,000 to 35,000। टू लिस्ट द डिटेल ऑफ ऑल टीचर्स, मतलब यहां पे टीचर्स की पूरी डिटेल चाहिए। वापस आपको स्टार यूज करना है, सिलेक्ट स्टार, क्योंकि टीचर्स की आपको पूरी डिटेल चाहिए। लेकिन किन टीचर्स की पूरी डिटेल चाहिए? कंडीशन क्या आ गई जो वेयर के आगे लिखोगे? वो ये कि जिनकी सैलरी 20,000 से 35,000 के बीच में हो, है ना। सो यहां पे हम क्या लगाएंगे? कंडीशन लगाएंगे। पहले हमने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर, तो जैसे ही आपने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स, तो पूरी टेबल सिलेक्ट हो गई। अब पूरी टेबल में सिलेक्ट क्या करवाना है? वेयर, जहां पर सैलरी 20,000 के इक्वल हो या 20,000 से ज्यादा हो। तो सैलरी वाले कॉलम में देखा जाएगा कि 20,000 के इक्वल कितनी सैलरी है, 20,000 से ज्यादा किन किन की सैलरी है, वो सिलेक्ट होगा। एंड जहां पे सैलरी 35,000 के इक्वल हो या 35,000 से लेस हो, तो यहां पे जो एंड ऑपरेटर है ना, वो काम कर रहा है जब ये दोनों कंडीशन जहां ट्रू मिलेगी ना, तभी आपको आउटपुट मिलना है कि वो टीचर्स जिनकी सैलरी 20,000 से 35,000 के बीच में है, या 25,000 या 20 या 35,000 है, उन्हीं टीचर का पूरा डेटा आपको शो होगा। तो क्वेरी समझ में आ गई? क्या क्वेरी लिखी है? तो यहाँ पे क्या होगा? सैलरी वाला कॉलम सिलेक्ट होगा और वही टीचर की वैल्यूज सिलेक्ट होंगी, तो यहाँ पे आपको शो होंगे कुछ ये सारी वैल्यूज, है ना। ये सारे टीचर्स की डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। क्लियर? समझ में आ गया? 20,000 में तो बस ये एक टीचर की वैल्यू, जुगल टीचर की वैल्यू शो नहीं होगी, कॉलम रो नहीं शो होगी, बाकी सारे शो होंगे, क्योंकि ये 20 से 35 के बीच की वैल्यूज है। तो ये सारे टीचर्स की डिटेल आपको शो हो जानी है। फाइन। नाउ to display the subject of all the teachers whose age is more than 40 years. अब to display the subject, अब यहां पे देखो क्या लिख रहा है? to display the subject, सब्जेक्ट वाला कॉलम डिस्प्ले करवाना है ना, सारे कॉलम नहीं, to display the subject, तो सब्जेक्ट वाला कॉलम शो करवाना है। तो हम सिलेक्ट क्या करेंगे? सिलेक्ट किया हमने सब्जेक्ट, कौन सा कॉलम? सब्जेक्ट ऑफ ऑल टीचर्स, सारे टीचर्स का सब्जेक्ट वाला कॉलम सिलेक्ट हो, लेकिन कौन से टीचर्स का हो सब्जेक्ट वाला कॉलम सिलेक्ट? सारे टीचर्स में से भी जिनकी एज मोर देन 40 इयर्स हो, जिनकी एज 40 इयर्स से ज्यादा हो। तो वेयर में आपको कंडीशन क्या लगा देना है? एज वाला जो कॉलम होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40, तो एज वाले कॉलम की जहां भी वैल्यू 40 से ज्यादा मिलेगी, उन टीचर के सब्जेक्ट शो होंगे, है ना। तो ये एज वाला कॉलम है, कहां गया एज वाला कॉलम? ये
40 से ज्यादा किन किन टीचर्स की एज है? इनकी, इनकी और इनकी। ये 3 टीचर्स हैं जिनकी एज 40 से ज्यादा है। तो जहां पर एज 40 से ज्यादा है, उन टीचर्स के पूरी डिटेल नहीं, उन टीचर्स के सब्जेक्ट शो करवाना है। तो ये सब्जेक्ट वाले कॉलम में ये सिलेक्ट हुआ। आया समझ में? कैसे लिखा हमने? यहाँ स्टार नहीं लिखा, स्टार लिखते तो इन टीचर्स का पूरा पूरा डिटेल शो होता। हमने सब्जेक्ट सिलेक्ट किया था तो सिर्फ और सिर्फ आपको सब्जेक्ट शो हो रहा है। ओके, सो ये चीज भी अच्छे से समझ में आ गई। नेक्स्ट, टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ ऑल द टीचर्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब आप जो चाहते हो यहाँ पे एक क्वेरी का मतलब ये है कि जितने भी टीचर्स हैं उन टीचर्स के नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शो हो, मतलब सॉर्टेड ऑर्डर में शो हो, ए से लेकर जेड के ऑर्डर में सारे टीचर्स के नाम शो हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? डिस्प्ले करवाना है टीचर्स की पूरी डिटेल, है ना। तो हमने सिलेक्ट कर लिया स्टार फ्रॉम टीचर्स, और यहाँ पे सॉर्टेड ऑर्डर में जब वैल्यू डिस्प्ले करवानी है तो यूज करते हैं हम एक क्लॉज जिसका नाम है ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय के आगे हम मेंशन कर देते हैं कॉलम का नाम जिसे आपको सॉर्ट करवाना है। तो हमें किस कॉलम को सॉर्ट करवाना है? टीचर के नाम वाले कॉलम को सॉर्ट करवाना है। तो हमने क्या लिख दिया? ऑर्डर बाय नेम। तो सिलेक्ट स्टार से पूरी टेबल सिलेक्ट होगी। कौन से टेबल से? टीचर वाली टेबल से सारा डेटा सिलेक्ट होगा, लेकिन जो नाम वाला कॉलम है वो नाम वाला कॉलम हो जाएगा अरेंज ऑर्डर बाय क्लॉज के थ्रू। मतलब कि यहाँ पे जो नाम आपको दिख रहे हैं इसमें यदि कोई ए नाम होगा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में A to Z ऑर्डर में नाम सॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे SS वाले हैं तो सबसे पहले J आएगा, ठीक है, फिर P, वैसे तो है। और ये देखो, ये सारे नाम आपके अरेंज हो जाने वाले हैं S वाले, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। और इस तरीके से पूरी टेबल इस नेम कॉलम के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएगी। फाइन, किसका यूज करके? ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करके। सो होप आपको यहाँ पे ये SQL कमांड्स भी समझ में आई। 4 मार्क का ये क्वेश्चन है, 1-1 मार्क की ये कमांड्स हैं, समझ में आया? तो यदि आपने कुछ भी गलती करी इस कमांड को लिखने में, सपोज स्टार नहीं लगाया या सपोज सेमीकोलन नहीं लगाया, क्योंकि क्वेरी सेमीकोलन से एंड होती है ना, कुछ भी एक चीज यदि मिस करी तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। तो क्वेरी लिखते टाइम आपको बहुत ध्यान रखना है। बहुत इजी क्वेरीज है, क्या पूछा है, कैसे पूछा है, क्वेरीज मैंने बहुत अच्छे से समझाई है। पूरा एक वीडियो है जो इस पर मैंने डेडिकेटेड बनाया है कमांड्स पर। ओके, सो वीडियो देखना ध्यान से। और ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अब लास्ट 21 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, है ना। तो 19, 20, 21 इन तीनों में से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। इन तीनों में से कोई भी 2 अटेम्प्ट करके आना है। आपको लगता है आपसे इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है, इसे क्वेरी वाले क्वेश्चन में, तो इसके पहले के 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। 19 भी अच्छा था, 20 भी अच्छा था, आप उसे भी अटेम्प्ट कर सकते हो। चॉइस इज योर्स। तो पूरे पेपर में भर भर के चॉइस है। आराम से, अच्छे से, शांति से जो भी बोर्ड एग्जाम का पेपर आने वाला है पढ़ना। चॉइस आपकी समझ में आ गई, मार्क्स आपके समझ में आ गए। 2 पार्ट आपकी बुक में है, दोनों पार्ट में से कौन से पार्ट में से ज्यादा मार्क्स का आना है, कैसे आपको क्वेश्चन के आंसर्स प्रिपेयर करना है, अब ये सारी चीजें होप आपको 110% समझ में आ गया होगा, है ना। क्या समझ में आया? फिर से बता देती हूं कि जो पार्ट ए है एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसमें से सिर्फ 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन रहेंगे और 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको उसके अकॉर्डिंग उस चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है। उसके बाद बात आती है पार्ट बी की, जिसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वेब सिक्योरिटी वाला जो चैप्टर है, उन दोनों चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि पूरे 20 मार्क्स का उनमें से पूछा जाने वाला है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछेंगे, 2 मार्क्स के भी पूछेंगे और 4 मार्क के क्वेश्चन भी उसमें से ही पूछे जाने वाले हैं। सो ये चीज यदि आपके माइंड में क्लियर है तो अब कैसे स्टडी करना है, क्या स्ट्रेटेजी अपनाना है, वो आपको समझ में आ गया होगा। फाइन। सो यदि वीडियो अच्छी लगी, ये सैंपल पेपर बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, पेपर पैटर्न समझ में आ गया है, मार्किंग स्कीम समझ में आ गई है, सो वीडियो को लाइक करें और आप इसे एक्सेस कर सकते हो हमारी वेबसाइट से। और इसका एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी वीडियोस अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, मतलब किसी भी तरीके का कोई पेमेंट यहाँ नहीं करना है आपको, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसे एक्सेस करें, हर जगह से, सब कहीं पे भी अवेलेबल है। साथ ही साथ आप यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन ले सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इस सैंपल पेपर पर बेस्ड और बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स के साथ, है ना, जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल होने वाला है। सो ऐसा नहीं कि सैंपल पेपर के बाद कहानी खत्म हो गई है, कि मैं यहाँ पे स्टॉप हो गई हूँ, अब मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम मिलेंगे, जरूर मिलेंगे आपके एग्जाम के पहले, ताकि आप इस सब्जेक्ट में अपना 110% दे सकते हो और फुल मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।